चैप्टर 4 आधी रात के करीब मैं अब्बा पहुंचा। मैं वहां का पुराना और रेगुलर पैटर्न था, इसलिए मुझे मालूम था कि वहां की रौनक और रंगीनी अपनी चरम सीमा पर आधी रात के करीब ही पहुंचती थी। कभी अब्बा एक 3-in-1 डिस्को, कैबरे, जायंट, नाइट क्लब जगह होती थी और उसकी 50% की पार्टनर तौबाशिकन हुस्न की मलिका सिल्विया ग्रेको की मेहरबानी से मैं वहां का खास मेहमान होता था। अब जॉन पी एलेक्जेंडर नाम का एक लोकल गैंगस्टर अब्बा का सोल प्रोप्राइटर था। वहां अब चोरी छुपे जुआ भी होने लगा था, जिसकी वजह से वो जगह अब 4-in-1 बन गई थी। लेकिन कटसी प्रेजेंट प्रोप्राइटर यूअर्स ट्रूली अभी भी वहां का खास मेहमान था। जुआ घर अब्बा की पहली मंजिल पर था, जहां कि कभी सिल्विया का बैली डांस होता था और जहां सिल्विया का बेडरूम होता था, वहां अब एलेक्जेंडर का हाल की टीवी स्कैनिंग वाला ऑफिस था। कोई टाइम था जब सिल्विया सिर्फ मेरे लिए नाचती थी और बेडरूम में दाखिला सिर्फ मुझे हासिल होता था। लेकिन वो किस्सा फिर कभी। मैं बार पर पहुंचा। बारमैन ने मेरी तरफ देखा। शी वाज रीगाल। मैं बोला, विद हाफ सोडा हाफ वाटर। उसने मुझे ड्रिंक सर्व किया। और थॉमस। मैंने नया ऑर्डर जारी किया। बारमैन की भवें उठी। नए हो? नहीं। फिर भी थॉमस को नहीं जानते? मैं तो मैनेजर साहब को जानता हूँ। मैं आपकी बाबत सोच रहा था। जब मैं यहाँ पहुँचा था तो तुमने मुझे सैल्यूट मारा था? नहीं। जुबानी सलाम बोला था? नहीं। किसी और तरीके से विश किया था? नहीं। अभी अपने बॉस को देखना, आकर ये सब करेगा और सबक लेना। आप थॉमस साहब से मिलना चाहते हैं? मरा जा रहा हूँ मिलने के लिए। अंदेशा है कि कहीं मुलाकात से पहले ही दम न निकल जाए। बारमैन ने हाथ के इशारे से एक वेटर को करीब बुलाया और बार काउंटर पर से उसकी तरफ झुककर फुसफुसाकर कुछ कहा। सहमति में सिर हिलाता वेटर चला गया। पीछे बारमैन ने मेरे सामने पीनट्स का एक बाउल रखा। आप थॉमस साहब के फ्रेंड हैं? वो बोला, हाँ। मैं बोला, लेकिन जिगरी मैं एलेक्जेंडर साहब का हूँ। एलेक्जेंडर के जिक्र पर उसके नेत्र फैले। फिर भी मैं आपको नहीं जानता। वो मंत्रमुग्ध भाव से बोला। तभी तो पूछा था, नए हो? कम आते होंगे? वो तो है, ऐसी कई जगह जाना होता है ना, इसलिए। ओह, आज भी मैं यहाँ किसी के खास बुलावे पर आया हूँ। किसके? तान्या वर्गीज के। कमाल है, आप तो सबको जानते हैं। मैं शान से मुस्कराया। तभी झक सफेद कमीज, काले सूट और काली वो टाई में सजाजा थॉमस वहां पहुंचा। हेलो, हेलो मिस्टर कोहली। एक कान से दूसरे कान तक मुस्कुराता वो मेरे से बगलगीर होकर मिला। वेलकम, वेलकम। बारमैन बहुत प्रभावित हुआ। बहुत दिनों में आए। वो आगे बढ़ा। कोई खास ही वजह लाई होगी? हाँ, मैं बोला। कौन सी? नाम तो लो उस वजह का। तान्या वर्गीज। अरे, तुम भी? हुस्न वालों की जादूगरी है भाई। चलती है तो मुकम्मल चलती है। उसका शो देखना चाहते हो? मिलना भी चाहता हूँ। फिर तो मुझे तुम्हारे लिए खास टेबल का इंतजाम करना होगा, डांस फ्लोर के साथ कहीं। आओ। मैं स्टूल पर से उतरा। मैंने गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया। ड्रिंक यहीं छोड़ दो, वेटर ले आएगा। सहमति में सिर हिलाता मैं उसके साथ हो लिया। हाउ इज बिग बॉस? रास्ते में मैंने पूछा। फाइन, वो बोला। ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ओनली यस्टरडे ओपन्ड ए न्यू गल। लक्की डॉग। ही श्योर इज।
अंग्रेजों की भी क्या शान थी जो काले अंग्रेजों को सिखा कर गए कि किसी को कुत्ता कहना उसकी तारीफ करना होता था। लेकिन हजरात, ये बात मर्दों पर ही लागू थी। ताकीद रहे कि आप मर्द को लक्की डॉग कह सकते हैं, उन्हीं हालात में औरत को लक्की बिच नहीं कह सकते। उसने मुझे एक खाली टेबल पर पहुंचाया, जो कि कोई बड़ी बात नहीं कि मेरे लिए ही खाली कराई गई हो, और स्टीवर्ड को तलब किया। ये मिस्टर कोहली है, वो बोला, क्लब के मेहमान है, इनका खास ख्याल रखना है, लेकिन बिल नहीं देना है। एवरीथिंग इज ऑन दी हाउस। ओके, स्टीवर्ड ने मेरा अभिवादन करते हुए सहमति में सिर हिलाया। साहब का ड्रिंक पीछे बार पर रह गया है। उसने चुटकी बजाकर एक वेटर का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया और उसे आवश्यक निर्देश दिए। तान्या की एक आइटम अभी खत्म होके हटी है। थॉमस बोला, मैं मालूम करता हूँ वो कहाँ और किस पोजीशन में है। थैंक यू। लेकिन कोहली, उसको तुमने मिलना कबूल न हुआ तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। कर सकोगे, मैं पूरे विश्वास के साथ होगा। वो बहुत नकचड़ी लड़की है, कहीं भी चढ़ी हो तुम्हारे कहने से उतर आएगी। मैं देखता हूँ। थैंक यू। वो चला गया। पीछे मैंने अपना डनहिल का पैकेट निकाला और एक सिगरेट सुलगा लिया। मेरा ड्रिंक मेरे सामने पहुंच गया। उस वक्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा था और डांस फ्लोर पर कुछ जोड़े डांस करने का बहाना करते वर्टिकल अभिसार का आनंद ले रहे थे। बालरूम डांस को किसी ने ठीक ही वर्टिकल एक्सप्रेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल डिजायर कहा है। 10 मिनट गुजर गए। उस दौरान मेरा गिलास खाली हुआ तो वेटर ने मेरे बिना कहे ही नया ड्रिंक मेरे सामने रख दिया, साथ में कई तरह के कबाब का एक प्लेटर भी। थॉमस वापस लौटा। वो मेरे सामने बैठ गया और अपलक मुझे देखने लगा। क्या है? मैं बोला, क्या बात है भाई? वो बोला, क्या खूबी है तुम्हारे में? क्या हुआ? मुझे अंदेशा था कि ठीक से तुम्हारा परिचय दे पाने से पहले ही वो तुम्हारे से मिलने से इनकार कर देगी, लेकिन उसने तो ऐन इससे उलट किया। क्या किया? हर रात को उसके लास्ट शो के बाद किसी रईसजादे के साथ, किसी मिस्टर मनीबैग्स के साथ उसकी हैवी डेट होती है। आज भी थी। तुम्हारा नाम सुना तो मोबाइल निकाला और डेट कैंसिल कर दी। अच्छा, हाँ, साथ ही तुम्हारे लिए पैगाम भिजवाया है कि अपनी लास्ट आइटम के बाद वो तुम्हारी टेबल पर होगी और तुम्हारे साथ ड्रिंक्स शेयर करेगी। जहनसीर, क्या खूबी है तुम्हारे में? खूबी उस मिकनातीसी सुरमे में है जो मैं आंखों में लगाता हूँ और जो 40 कोस तक असर करता है। लड़कियाँ कच्चे धागे से बंधी चली आती हैं, बल्कि कच्चे धागे की भी जरूरत नहीं पड़ती। कमाल है। मैं आज से ऐसा थोड़े ही हूँ। मेरा मिजाज लड़कपन से आशिकाना है। जानते कैसे हो उसे? कहाँ जानता हूँ? अब जानूंगा। वो तुम्हें जानती होगी, वो भी अब जानूंगा। हैरानी की बात है, तभी बैंड बजना बंद हो गया। डांस करते जोड़े अपनी अपनी टेबलों पर लौट चले। फिर स्टेज रोशन होने लगा और हाल की बत्तियां मध्यम पड़ने लगी। एक्सक्यूज मी, थॉमस बोला और उठकर खड़ा हुआ। 1 मिनट रुको, मैं बोला। वो ठिठका। अब तान्या का शो शुरू होने वाला है? हाँ। सोलो? नहीं, ग्रुप में। शो शुरू होने दो, फिर मुझे बता के जाना कि ग्रुप में तान्या कौन है। यानी कि जानना तो दूर से पहचानते भी नहीं हो। यही बात है। कमाल है। तान्या को पहचानना आसान है। जो ग्रुप की स्टार अट्रैक्शन लगे वो तान्या, जिसके जिस्म पर सबसे कम कपड़े हों वो तान्या, जो पूरे शो के दौरान स्पॉटलाइट के दायरे में रहे वो तान्या।
थैंक यू। वो चला गया। मैंने स्टेज की तरफ तवज्जो दी। बैंड बजना शुरू हो चुका था। फिर ड्रम्स के रोल के साथ बिजली से संचालित शनील का लाल पर्दा उठा और शो शुरू हुआ। थॉमस की हिदायत के मुताबिक मैंने तान्या को पहचान तो महसूस किया कि उसकी 2 खूबियों का जिक्र करना थॉमस भूल गया था। ग्रुप में वो सबसे लंबी थी और सबसे हसीन थी। उसने स्पष्टतया मेरी तरफ चुंबन उछाला। जरूर वो घटना अप्रत्याशित थी, क्योंकि तमाम सिर घूमकर देखने लगे थे कि वो खास खिदमत किसकी हुई थी। सुधीर कोहली, मैंने खुद अपनी पीठ थपथपाई। दी लक्की बास्टर्ड। उस रोज वो शो जैसे खास मेरे लिए हुआ। फिर स्पॉटलाइट गायब हो गई। ड्रम्स के फाइनल रोल के साथ पर्दा गिरने लगा और हॉल की मध्यम बत्तियां तेज होने लगी। मैं संभल कर बैठ गया। आखिरकार वो मेरी टेबल पर पहुंची। लोगों की ईर्ष्या भर्रा निगाहें मेरे पर पड़ने लगी और अभिमान से मेरी छाती फूलने लगी। मैंने उठकर उसका स्वागत किया। उस घड़ी वो सिंपल स्कर्ट ब्लाउज पहने थी और बालों को रेशमी रुमाल से बांधे थी, लेकिन उसकी सिंपलिसिटी भी कहर ढा रही थी। उसका सांचे में ढला जिस्म ज्यादातर मैं स्टेज पर उसकी परफॉर्मेंस के दौरान देख चुका था, लेकिन ढकी हुई वो कहीं ज्यादा सेक्सी लग रही थी। वो बैठ गई तो मैं भी उसके सामने बैठा। क्या पियोगी? मैं बोला। वेटर को मालूम है, वो खनकती आवाज से बोली। तत्काल वेटर ने एक बैलून ग्लास में पता नहीं उसे क्या सर्व किया और मेरा ड्रिंक रिपीट किया। चीयर्स, मैं बोला। चीयर्स, वो बोली। फॉर यूर एटर्नल ब्यूटी। थैंक यू। हमने अपने अपने ड्रिंक्स चुसके। तुम क्या पी रहे हो? एकाएक वो बोली। शी वाज रीगाल। जिंदगी में अच्छी तरक्की की जान पड़ती है। कैसे जाना? शी वाज रीगाल पीना। अब्बा, मैं आना अफोर्ड कर सकते हो तो। वो क्या है कि मेरे लिए यहाँ सब कुछ ऑन दी हाउस है। ऐसा? हाँ, यहाँ का मौजूदा मालिक जॉन पी एलेक्जेंडर मेरा फ्रेंड है। ये भी तो तरक्की की निशानी है। क्या करते हो? प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। वो क्या होता है? मैंने बताया। काफी पेइंग बिजनेस है। ठीक है। शादी कुछ साल पहले की थी, लेकिन क्या हुआ? तलाक हो गया। बीवी का मर्डर हो गया। ओह, दैट्स टू बैड। आगे क्या इरादा है? किस बाबत? भई, शादी की ही बाबत। शादी बिच्छुओं से भरे झोले में इस उम्मीद में हाथ डालने के समान होती है कि जब हाथ बाहर निकलेगा तो उसमें तितली होगी। बहुत खतरनाक बातें करते हो। पिछली बार क्या हाथ लगा था? बिच्छू या तितली? लंबी कहानी है। फिर भी मेरे बारे में इतने सवाल। अच्छी पर्सनैलिटी निकाली है तुमने। बड़े हैंडसम लग रहे हो। फिल्म स्टार्स जैसे या फैशन मॉडल्स जैसे, किसी भी नौजवान लड़की की ख्वाहिश जैसे। अच्छा, हाँ, कोई में तुम शामिल नहीं हो? हूँ ना। तभी तो बोला। उसकी बातें मुझे उलझन में डाल रही थी। या तो वो मुझे कोई और समझ रही थी या घिस रही थी, लेकिन फिलहाल मैंने उसे टोकना मुनासिब न समझा। तो अब क्या करोगी? मैं विनोदपूर्ण स्वर में बोला। ख्वाहिश पूरी करूंगी। इस अभियान में मैं शामिल हूँ। अरे बुद्धू बाबू, तुम्हारे बिना तो अभियान ही नहीं है। कमाल है। मैं ड्रिंक और लूंगी। मैंने वेटर को इशारा किया। उसने तत्काल उसका पैग रिपीट किया। इस ड्रिंक के बाद हम यहाँ से चल रहे हैं। समझ लो 5 मिनट में। कहाँ? खाना खाने। यहाँ के खाने में क्या खराबी है? कोई खराबी नहीं।
सिवाय इसके कि यहाँ भीड़ है और हर कोई हमें घूर रहा है। ओह, कहाँ चलेंगे? करीब ही एक चाइनीज रेस्टोरेंट है। कोई बढ़िया जगह है? मामूली ढाबे जैसी, लेकिन खाना बढ़िया। 1 बज चुका है। अपनी कलाई घड़ी पर निगाह डालता मैं बोला, बंद नहीं हो गया होगा? नहीं हो गया होगा। हो भी गया होगा तो खुल जाएगा। चलो। हमने गिलास खाली किए और वहां से रुखसत हुए। रास्ते में एक वेटर ने उसे एक जैकेट थमा दी जो कि उसने चलते चलते पहन ली। अब्बा से निकलकर मैं फुटपाथ पर उसके साथ चलने लगा। आखिर उसे मालूम था कि हमने कहाँ जाना था। टोनी वांग मेरी बहुत कद्र करता है। रास्ते में वो बोली, वो कौन हुआ? उस चाइनीज रेस्टोरेंट का मालिक जिसमें हम जा रहे हैं। नौजवान है? वाट, मिस्टर कोहली? जेलस ऑलरेडी? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। 70 साल का है। ओह, 70 साल का है। हम चाइनीज रेस्टोरेंट में पहुंचे जो कि बंद तो नहीं हुआ था, लेकिन भीतर कोई ग्राहक मौजूद नहीं था। चाइनीज ट्यूनिक और टोपी पहने एक वृद्ध ने हमें रिसीव किया। हेलो मिस्टर वांग, वो मीठे स्वर में बोली। हाउ आर यू? वृद्ध के चेहरे पर मीठी मुस्कुराहट आई। हाउ आर यू मिस्सी लेडी? वो बोला, आई एम फाइन। मीट माई फ्रेंड मिस्टर सुधीर कोहली। वेलकम मिस्टर कोहली। एनी फ्रेंड ऑफ मिस्सी लेडी इज ए फ्रेंड ऑफ माइन। वेलकम। थैंक यू। खाना खाने आए हैं मिस्टर वांग? वो बोली, कुछ है या सब खत्म? सब कुछ है। प्लीज कम एंड सिट डाउन। थैंक यू मिस्टर वांग। 15 मिनट्स। नो प्रॉब्लम। हम एक टेबल पर बैठ गए। वृद्ध ने रेस्टोरेंट के शीशे के दरवाजे पर क्लोज्ड की तख्ती टांग दी, काफी सारी बत्तियां बुझा दी और फिर रेस्टोरेंट के पृष्ठ भाग में कहीं गायब हो गया। अब बोलो। पीछे मैं संजीदगी से बोला, क्या चक्कर है? कैसा चक्कर? वो तनिक कुटिल भाव से बोली, तुम जानती हो कैसा चक्कर? मुझे कैसे जानती हो? कैसे जानती हूँ? आई मीन, जब मैं तुम्हें नहीं जानता तो तुम मुझे कैसे जानती हो? अच्छा, वो? हाँ, वो। इस बारे में खाना खाने के बाद बात करें तो बेहतर नहीं होगा? नहीं, नहीं होगा। नाउ कम ऑन। भाई, मेरी इच्छा है तुम्हें थोड़ा और तपाने की। ओह नो, प्लीज नो। अच्छी बात है, तुम भी क्या याद करोगे? मिस्टर कोहली, मैं तुमसे 9 साल छोटी हूँ। इस हिसाब से तुम्हारी मौजूदा उम्र 35 होनी चाहिए। इतनी ही है। कैसे मालूम? अब बता तो रही हूँ। सॉरी। तुम्हें याद है 12 साल पहले जब तुम मुंबई में दादर के इलाके में फाल्के रोड पर रहते थे तो उधर शशिकांत विघ्ने करके तुम्हारा एक दोस्त होता था जो कि वहाँ तुम्हारे पड़ोस में रहता था। तुम्हारे से 4 साल छोटा था, लेकिन तब तुम्हारा जिगरी यार होता था। तब तुम 22 के थे और वो 18 का था। याद आया? हाँ, लेकिन तुम 22 के थे, शशिकांत 18 का था और मैं 13 की थी। तुम शशिकांत की छोटी बहन तनुजा। तुम। मैं भौचक्का सा उसका मुंह देखने लगा। तुम तनुजा हो? हाँ, लेकिन तुम तो तान्या वर्गीज मेरा स्टेज नेम है। मेरा असली नाम तनुजा विघ्ने है। तब उसकी गोरी रंगत का राज मेरी समझ में आया। मेरे जहन पर टहनियों जैसे हाथ पांव वाली, मुरझाई सूरत वाली, दांतों पर ब्रेसेज लगाने वाली, निगाह का चश्मा लगाने वाली,
सिर पर कस कर 2 चोटियां करने वाली अपने दोस्त शशिकांत विघ्ने की उससे 5 साल छोटी बहन का अक्स उभरा। हे भगवान, ये करिश्मा क्यों कर हुआ? एक मरघिल्ली सी छिपकली सी लड़की रूप की मलिका कैसे बन गई? 13 साल की कच्ची उम्र में तुम मेरा पहला प्यार थे। वो कह रही थी। तब हर घड़ी मैं तुम्हारी कल्पना किया करती थी और मुदित हुआ करती थी, लेकिन तुम थे कि मेरी तरफ झांक कर भी नहीं देते थे। तब तुम 22 साल के थे, इसलिए इलाके की अपनी हमउम्र लड़कियों की फिराक में रहते थे। इसलिए तुमने मुझे उस निगाह से कभी ना देखा जिससे तुम और लड़कियों को देखते थे। तनुजा, मैं मंत्रमुग्ध सा बोला, तुम तनुजा हो। फिर तुम लोग दिल्ली चले गए थे, लेकिन पीछे मैं फिर भी तुम्हारे सपने देखती रही थी। कुछ अरसा तुमने मेरे भाई से खतो किताबत बनाए रखी थी, लेकिन फिर वो भी खत्म हो गई थी। आज कुंभ का मेला जैसे फिर आ गया। कुंभ का मेला 12 साल बाद आता है न। थॉमस ने जब मेरे ड्रेसिंग रूम में आकर तुम्हारा नाम लिया तो मेरे जहन में बिजली सी कौंधी। मैंने सोचा क्या तुम वो ही सुधीर कोहली हो सकते थे जिसका मेरा बचपन का साथ था। मैंने स्टेज पर जाकर पर्दे की ओट से बाहर हॉल में झांका तो मैंने तुम्हें फौरन पहचाना। इसलिए पहचाना क्योंकि तुम मुंबई में भी तुम अडल्ट थे और आज भी अडल्ट हो। इसलिए 12 सालों में तुम में कोई मेजर तब्दीली नहीं आई है, सिवाय उस तब्दीली के जिसका कि मैंने अब्बा में जिक्र किया था। पहले से ज्यादा हैंडसम लगते हो। मैं 12 साल पहले बच्ची थी जिसकी तब न फिगर थी न शक्ल थी। तुम्हारे में तो इकलाबी तब्दीली आई है। यकीन नहीं आता कि मैं उसी तनुजा को देख रहा हूँ जिसे मैं 12 साल पहले मुंबई में जानता था। वो हंसी। चश्मा कहाँ गया? कहीं नहीं गया, घर पर लगाती हूँ। बाकी टाइम कॉन्टैक्ट्स लगाती हूँ। इस वक्त लगाए हो? हाँ। तभी आंखों की रंगत नीली है। मैं भी तो कहूँ वर्गीज लड़की की नीली आंखों का क्या काम? इतनी गोरी रंगत का क्या काम? वो फिर हंसी। एंटरटेनमेंट के धंधे में कैसे पड़ गई? तुम प्राइवेट डिटेक्टिव के धंधे में कैसे पड़ गए? वो एक लंबी कहानी है। ये लंबी से भी लंबी कहानी है। मैं अपनी जिंदगी में फेलियर था, हर काम में मिसफिट साबित हुआ। ये काम इसलिए पकड़ा था क्योंकि इसमें कंपटीशन कम था। खुदा ने रहम खाया कि जैसे हर बार फेल हुआ वैसे इस काम में नाकामी का मुंह न देखना पड़ा। इधर भी मिलती जुलती स्टोरी है। हीरोइन बनना चाहती थी, जूनियर आर्टिस्ट भी न बन सकी। फिर शादी ब्याहों में शो करने वाले एक ग्रुप में बतौर डांसर शामिल हुई। 3 साल कलकत्ता में कैबरे किया, फिर अपना ग्रुप बनाया और एंटरटेनमेंट का वैसा पैकेज शुरू किया जैसा कि तुमने पीछे अब्बा में देखा। अब मौज है। मौज से पता नहीं तुम्हारा क्या मतलब है, अलबत्ता रुपए पैसे का और कद्रदानों का तोड़ा नहीं सताता। अब्बा में कब से हो? 5 महीने से। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद नया शो, नया कॉन्ट्रैक्ट। तुम्हें कहते संकोच होता है, लेकिन जब तक रूप है, जब तक जवानी है, तब तक इस धंधे में काम का कोई घाटा नहीं, मेहरबानों का कोई घाटा नहीं, पलकों पर बिठाने को मरे जा रहे कद्रदानों का कोई घाटा नहीं। कद्रदान मेहरबान आंखों में दिल रख कर मेरा शो देखते हैं और हथेली पर बटुआ रख कर मेरे रूबरू होते हैं। लोग जैसे कि सुबीर निगम, उसने सकपका कर मेरी तरफ देखा। उसका जिक्र किस लिए? उसी की वजह से तो आज रात अब्बा की हाजिरी भर रहा था और तुम्हारे से मिलने का तमन्नाई था। तुम्हारी उसमें कारोबारी दिलचस्पी है? हाँ। और उसके जरिए मेरे में? हाँ। अब्बा, मैं तुम्हें बॉम्बे बॉम्बशेल तान्या वर्गीज की कशिश खींच कर न लाई, तुम्हारी प्राइवेट डिटेक्टिव का कारोबार खींच कर लाया।
सच पूछो तो हाँ। उसने एक गहरी सांस ली। मैं चेहरे पर खेदपूर्ण मुस्कुराहट लिए उसे देखता रहा। सुधीर निगम की क्या बात है? फिर वो बोली, मैं एक निहायत पेचीदा केस पर काम कर रहा हूँ। उस केस के कई पहलू मेरे सामने हैं। उन्हीं में से एक का नाम सुबीर निगम है। उसने कोई क्राइम किया है? अभी ऐसा कुछ जाहिर नहीं। किसी क्राइम में हिस्सेदारी की है? हो सकता है कि हो, खबर नहीं। मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। वो तुम्हारे उन कद्रदानों, मेहरबानों में से नहीं जो आंखों में दिल रखकर और हथेली पर बटुआ रखकर पेश होते हैं? नहीं। जानती तो हो ना उसे? हाँ, खूब जानती हूँ। कैसे? 2.5 साल पहले वास्ता पड़ा था। सिर्फ वास्ता पड़ा था या अपनी फैन क्लब की मेंबरशिप दी थी? टेम्परेरी। मतलब 5-6 महीने मैंने उसे झेला था। उसकी मनमानी भी चल जाने दी थी, क्योंकि मेरे पर उसका एक एहसान था। एहसान? उसने मेरा एक बड़ा काम करके दिखाया था। क्या? उन दिनों गुड़गांव के एक होटल से मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, जबकि मेरे लेट नाइट शो के दौरान पुलिस की रेड पड़ गई थी। रेड ऐसे पड़ती नहीं, क्योंकि ऐसे होटल वालों के या तो बड़े पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स होते हैं या उन्होंने खुद पुलिस को फिट किया होता है। होटल वालों से पुलिस के मामले में पता नहीं क्या कोताही हुई कि जबरदस्त रेड पड़ी। मैं गिरफ्तार हो गई। तब अपने किसी वेलविशर की राय पर मैंने यहाँ के नामी वकील अपूर्व सेनगुप्ता से कांटेक्ट किया। तब वकील ने अपने जिस इन्वेस्टिगेटर को मेरे पास भेजा वो सुबीर निगम था। उसने पता नहीं क्या जादू का डंडा फिराया कि मुझे रिहा भी करा दिया और मेरे खिलाफ जो चार्ज थे वो भी ड्रॉप करा दिए। मैं उससे बहुत खुश हुई। मैंने उसे खुश कर दिया। वो और खुश होने की ख्वाहिश करने लगा। मैंने और खुश कर दिया। वो और खुश होने के लिए मचलने लगा। मैंने और खुश कर दिया। वो खुशी में गोते लगाने की जिद करने लगा तो मैंने दरवाजा दिखा दिया। उसने देख लिया। और क्या करता? अपनी जिद बरकरार न रखी होगी, लेकिन एक तरफा जिद तो नहीं चलती ना। ठीक, वो जिद चलाने के लिए बटुआ दमदार होना चाहिए। उसका कहाँ था? कहाँ से होता? फिर भी समझदार आदमी था। हालात का जो तकाजा था उसको समझ गया, वरना जिद करने लगता रो रो के जान देने की। झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा स्टाइल। नो, यस। फिर वो वक्ती करीबी ताल्लुकात क्या बिल्कुल ही खत्म हो गए? बिल्कुल तो न खत्म हो गए। नयन सुखभिलाषी बन के कभी कभार आ जाता था। एक बार ऐसे आया था तो निहायत बेहुदा जिद करने लगा था। क्या? मेरी ऑटोग्राफ न्यूड तस्वीर चाहता था। क्या करता उसका? सपने लेता। प्यार के वो पल छिन याद करता जिन्हें वो मुट्ठी में दबोच कर न रख सका। तुमने दी? अपने कलकत्ता वाले टाइम के कुछ पब्लिसिटी फोटोग्राफ मेरे पास थे, जो कि फुल न्यूड तो नहीं थे लेकिन नियर न्यूड थे। उनमें से एक पर मैंने डियर सुबीर निगम को चुंबनों की बौछार के साथ लिखकर साइन करके उसे दे दिया। राजी हो गया? न राजी होता तो क्या करता? ठीक, दुनियादारी के लिहाज से वो तुम्हें कैसा आदमी लगा था? अच्छा, स्ट्रेट। मेरे पर ईमान खराब किया। इस बात को नजरअंदाज करूं तो ईमानदार। तभी एक बड़ी सी ट्रे उठाए वृद्ध टोनी वांग पहुंचा और गुफ्तगू का वो दौर खत्म हो गया। हमने खामोशी से निहायत उम्दा खाना खाया। ऐसा खाना वो ही बना सकता था, बनाते वक्त जिसका दिल भी फ्राइंग पैन में हो। खाने के बाद मैंने रुखसत होने की इजाजत चाही तो वो न मिली। अभी एक आइटम बाकी है, वो बोला। मेरी भवें उठी। वो बड़े मादक अंदाज से मुस्कुराई। कौन सी? जो ख्वाहिश से ताल्लुक रखती है।
याद आया कुछ? आया तो सही। फिर सोचो अभी कैसे जा सकते हो। लेकिन तुम मेरे साथ ग्रीन पार्क चल रहे हो। वहां क्या है? मेरा फ्लैट। ओह मिस्टर कोहली। यस मैडम। एस्कॉर्ट मी देयर। यस मैडम। राइट अवे मैडम। यूर वर्ड इज आई कमांड। साहबान, मैंने जिस दिन पहली बार सेक्स किया था उसी दिन पहली बार पान खाया था। तब से आज का दिन है। पान खाने का वक्त नहीं मिला। वजह अब आप खुद ही समझ गए होंगे। अगली सुबह 11 बजे के करीब मैं झंडेवालान कपिल मकवाना के ऑफिस में पहुंचा और उसकी सेक्रेटरी अदिति दत्ता से मिला। हेलो। अपनी वो मुस्कुराहट जो मैं खूबसूरत लड़कियों के लिए रिजर्व रखता था होंठ पर लाता मैं बोला, हेलो मिस्टर कोहली। वो भी मैचिंग मुस्कुराहट पेश करती हुई बोली, कैसे आए? अब मैं सच बोलूंगा तो आप बुरा मान जाएंगी। नहीं मानूंगी। आपकी सुंदरता का रसपान करने आया। मैंने कहा था आप सच बोलेंगे तो बुरा नहीं मानूंगी, झूठ बोलेंगे तो। झूठ सच की काफी तीखी पहचान है आपको। है तो सही। अब बोलिए कैसे आए? आपके बॉस ने मुझे एक काम सौंपा है, उसको अंजाम देने आया। कैसा काम? बॉस की चेक बुक निकालिए और 2 लाख रुपए का चेक बनाइए। किसके नाम? मेरे सुधीर कोहली के नाम। क्या? जी हाँ, बॉस ने ऐसा बोला है। हाँ, मुझे कैसे पता लगे कि बॉस ने ऐसा बोला है? चेक पर साइन आप करती हैं? 20,000 तक के चेक साइन करने की तो मेरी अथॉरिटी है, लेकिन इतनी बड़ी रकम का चेक तो मकवाना साहब खुद ही साइन कर सकते हैं। उनके साइन बिना चेक की कोई कीमत होगी? नहीं। तो हुज्जत कैसी? वो खामोश रही। तुम उस अथॉरिटी लेटर को भूल रही हो। मेरा स्वर एकाएक शुष्क हो उठा, जो पिछले सोमवार मैंने तुम्हें दिखाया था, जिसमें तुम्हारे बॉस का खास हुक्म दर्ज था कि ऑफिस का स्टाफ मुझे पूरा सहयोग दे। बॉस से फिट हो, इसलिए समझती हो कि तुम स्टाफ से ऊपर हो। वो सकपकाई, फिर हकबकाई। डू यूर जॉब नाउ। वो तिलमिलाई। इतनी तहजीब नहीं सीखी कि कोई मिलने आए तो उसे बैठने को बोलते हैं। प्लीज सिट डाउन सर। और मिस्टर कोहली? प्लीज सिट डाउन मिस्टर कोहली सर। थैंक यू। चेक बनाने का हुक्म तुम्हारे बॉस का है। मेरी बात पर यकीन करने के अलावा हुक्म की फौरी तस्दीक का तुम्हारे पास कोई जरिया नहीं। तस्दीक के लिए निकलोगी तो शाम कर दोगी। मेरा इंतजार करने का कोई इरादा नहीं। अब फौरन जो फैसला करना है करो। उसने फैसला किया। चेक बनाकर मुझे सौंपा। थैंक यू। अब जरा सहयोग के खाते में मेरी 1-2 बातों का जवाब दो। पूछिए। तुम्हारे पास मकवाना साहब की ऑफिस टेबल की चाबी होती है। ये बात मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि मकवाना साहब ने खुद ऐसा कहा है। हाँ, कभी इस्तेमाल में आती है? आती है। अक्सर तो नहीं, कभी कभार। किस वजह से? मकवाना साहब बाहर से फोन करते हैं कि दराज खोलकर फला चीज निकालकर किसी को सौंप दी जाए या फला कागज निकालकर उसकी तहरीर उन्हें फोन पर पढ़कर सुनाई जाए, वगैरह। ऐसी नौबत आखिरी बार कब आई थी? मेरे ख्याल से 1 महीना हो गया है। तब वो क्या चाहते थे? अपनी कार की डुप्लीकेट चाबी चाहते थे, जिसे कि मैंने चपरासी के हाथ उनके पास कनॉट प्लेस भिजवाया था। अपनी चाबी कार के भीतर बंद कर बैठे थे। हाँ, वो चाबी कहाँ रखती हो? यहाँ, मेज के इस दराज में। अभी देखो।
दराज को हमेशा लॉक रखती हो? हमेशा नहीं, तभी जब कि मैं ऑफिस में न हूँ। ऑफिस में कब नहीं होती हो? क्लोजिंग टाइम के बाद, ओपनिंग टाइम से पहले। बीच में कभी कहीं नहीं जाती हो? अमूमन नहीं जाती हूँ। ऑफिस से बाहर नहीं जाती हो? यहाँ से उठ के तो जाती होगी। वो तो जाना पड़ता है। कहाँ? लॉ लाइब्रेरी में, रिसेप्शन पर किसी को रिसीव करने, किसी स्टाफ मेंबर के पास, टॉयलेट में, कहीं भी। तब पीछे दरवाजा को लॉक करके जाती हो? उसने हिचकिचाते हुए इनकार में सिर हिलाया। ये सबको पता है कि साहब की ऑफिस टेबल की चाबी तुम्हारे पास होती है। मेरे ख्याल से हाँ। तुम्हारे ख्याल से? मेरा मतलब है पता ही होगा। तुम्हारे पास ऑफिस के मेन डोर की भी चाबी है? हाँ। क्यों? क्योंकि कई बार छुट्टी के दिन भी आना पड़ता है, तब ऑफिस खुद ही खोलना पड़ता है, इसलिए। लिहाजा साहब की रिवॉल्वर की चोरी के लिए जिन 2 चाबियों की जरूरत थी, वो दोनों तुम्हारे पास है। क्या मतलब है आपका? वो तमक कर बोली। रिवॉल्वर आगे किसको सौंपी? That's enough। क्रोध से कांपती वो उठकर खड़ी हो गई। सहयोग के नाम पर मैंने आपको बहुत झेल लिया। मुझे चोर ठहराने की गरज से अब अगर आपने एक लफ्ज भी जुबान से निकाला तो क्या? मुंह नोच लूंगी। मैं उठकर खड़ा हो गया। I will talk to your boss about this। मैं बोला। You talk to anybody about anything। वो पूर्ववत आवेग भरे स्वर में बोली, I don't care। अब जाइए यहाँ से वरना। क्या वरना? वरना मैं जाती हूँ। कहाँ? जहन्नुम में। नहीं नहीं, तुम कहाँ जाओगी इतनी गर्मी में? मैं ही जाता हूँ। वो खामोश रही। Nothing personal, honey। All in line of business। For the welfare of your own boss। No, उसने जवाब न दिया। लंच पर मेरी राजीव त्यागी से मुलाकात हुई। वो मुलाकात जो कल नहीं हो सकी थी, उसी जगह पर जहां कि कल होनी निर्धारित हुई थी। अंसल प्लाजा के बिग बॉस बारक रेस्टोरेंट में। वहां आपसी मशवरे के बाद हमने बियर का ऑर्डर दिया जो सर्व हुई तो हमने जाम टकराकर चीयर्स बोला। कल मुलाकात न हो सकी। मैंने नकली खेद प्रकट किया। इसका मुझे अफसोस है। कोई बात नहीं। तुम्हें यहाँ इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं। छुट्टी का दिन था और तो कोई काम था नहीं, इसलिए समझो इंतजार कर लिया। फिर भी छोड़ो, तुम अपनी सुनाओ। पुलिस से कैसे पीछा छूटा? पुलिस पीछा? अरे कल तुम्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था ना, किसी लड़की के चक्कर में, जिसे तुम लिफ्ट दे बैठे थे और जो। अच्छा, वो मुश्किल से ही छूटा यार। पुलिस वालों ने पैसे लेकर छोड़ा। कितने? 2000। 5000 मांगते थे। मैं आ जाता तो काला पैसा न देना पड़ता। आखिर सरकारी वकील हूँ। अब छोड़ो वो किस्सा। पैसे का क्या है, और कमा लेंगे। इतना क्या कम है हवालात में बंद न होना पड़ा, इज्जत का जनाजा न निकला। तुम कुछ ज्यादा ही शरीफ हो। मैं शरीफ? वो भी ज्यादा ही, वरना तुम पुलिस पर अपने प्राइवेट डिटेक्टिव होने का ही काफी रौब गाड़ सकते थे। छोड़ो, तुम बताओ, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? भाई, मकवाना साहब ने तुम्हें पीडी एंगेज किया है। आगे केस में बतौर सरकारी वकील अग्रवाल साहब की जगह मैं लेने वाला हूँ, इसलिए सोचा कोई बातचीत हो जाए। भला सोचा। केस में कोई तरक्की की?
नहीं, अभी तो धक्के ही खा रहा हूँ। फिर भी ये कि निशा मिलता है कातिल का, मगर कातिल नहीं मिलता। कुछ कर सकोगे? मौजूदा हालात में तो कहना मुहाल है। न तो कहीं से कोई कारआमद क्लू हासिल हो रहा है और न कोई मदद हासिल हो रही है। मैं तो दूसरे पाले का आदमी हूँ, इसलिए मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी कहता हूँ। मेरी मदद से तुम्हारा या मकवाना साहब का कुछ संवरता हो तो बोलो। ऐसे तो कुछ कहना मुहाल है। वैसे रूटीन के तौर पर एकाध सवाल मेरे जहन में है, जो कहो तो पूछूं? पूछो। मैंने सुना है तुम और सुबीर निगम एक दूसरे के पुराने वाकिफ हो। ठीक सुना है। कभी दुबई में एक शिपिंग कंपनी के लीगल एडवाइजर के तौर पर इकट्ठे नौकरी करते थे। कैसे मालूम? आई एम ए डिटेक्टिव, रिमेम्बर। फिर भी कामन वाकिफकारों के बीच में पूछताछ से ऐसी बातें पता चल जाती हैं। कोई न कोई कुछ न कुछ बोल देता है। ये कोई बड़ी बात नहीं। जो बातें टॉप सीक्रेट समझी जाती हैं, उनके जिक्र निकल पड़ते हैं। इसमें तो कोई गोपनीयता वाली बात भी नहीं कि तुम दोनों दुबई में इकट्ठे नौकरी करते थे। वो तो है। तो जवाब दो। हाँ, करते थे। लीगल एडवाइजर की? हाँ। सुबीर निगम तो सुना है कि वकील नहीं है। वकालत उसने पढ़ी है। तो प्रैक्टिस में क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि डिग्री हासिल न कर सका। एक बार फेल हो गया, दोबारा पास होने की कोशिश न की। तो उसे दुबई में लीगल एडवाइजर वाली नौकरी कैसे मिल गई? उसने तुरंत जवाब न दिया। ओह कम ऑन, झूठ बोल के किसी और का सर्टिफिकेट पेश कर दिया था और उसी का नाम, जो कि डिग्री पर दर्ज था, रख लिया था। परदेश की नौकरी थी, इसलिए धोखा चल गया था। ऐसा धोखा यहाँ नहीं चल सकता था। यहाँ कैसे चल सकता था? प्रैक्टिस के लिए बार काउंसिल का मेंबर होना पड़ता है, जो कि दूसरे की डिग्री के दम पर नहीं हुआ जा सकता। सर्विस के लिए 2 कैरेक्टर रेफरेंस पेश करने पड़ते हैं। इसलिए वो वकील नहीं, वकील का इन्वेस्टिगेटर बना, लैगमैन बना, जो कि उसने लॉ की पढ़ाई न भी की होती तो बन सकता था। हाँ, इन्वेस्टिगेटर फैंसी नाम है, असल में ऑफिस असिस्टेंट समझो, जनरल हैंडीमैन समझो, एडवोकेट का पीर बावर्ची मिश्तीखर समझो। जैसे तंबू कनात वाले के लिए मैरिज कोऑर्डिनेटर, वेडिंग प्लानर फैंसी नाम है। जैसे चाइल्ड मैनेजमेंट एंड कंट्रोल टेक्नीशियन आया के लिए फैंसी नाम है। जैसे कैसी भी पार्टी के लिए खाने पीने का इंतजाम करने वाले को इवेंट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट करते हैं। यू सेड इट यार। इस लिहाज से ये कोई इम्पोर्टेंट जॉब तो न हुई, अनइम्पोर्टेंट भी न हुई। समझ लो कि ये अपने दायरे में लिमिटेड इम्पोर्टेंस वाली जॉब है, जिसमें उसकी लॉ की नॉलेज काम आ जाती है। कभी कभार, हमेशा नहीं। ऐसी जॉब का भविष्य क्या है? उसमें तरक्की की क्या गुंजाइश है? कोई खास नहीं। तुम्हारे मुकाबले में मैं वकील हूँ, बार काउंसिल का मेंबर हूँ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के सरकारी पैनल पर हूँ। मेरे में तो अंतहीन संभावनाएं हैं। तकदीर साथ दे तो किसी दिन मैं बहुत बड़ा वकील बन सकता हूँ। जुडिशरी का रुख करूँ तो मैजिस्ट्रेट बन सकता हूँ, जज बन सकता हूँ। जबकि निगम एडवोकेट के ऑफिस में इन्वेस्टिगेटर है तो वहाँ रहेगा तो 5 साल बाद भी यही होगा, 10 साल बाद भी यही होगा। हाँ, बड़ी हद ये होगा कि किसी और बड़े वकील के पास चला जाएगा तो तनख्वाह और बढ़ जाएगी, लेकिन रहेगा इन्वेस्टिगेटर ही। हाँ, लॉ ऑफिस का ऐसा हेड क्लर्क जिसे फील्ड वर्क भी करना पड़े, या समझो कि फील्ड वर्क ही करना पड़े। मौजूदा कमाई कैसी है उसकी? भाई
जब एडवोकेट सेन गुप्ता के पास था तब का तो मुझे पता है उसे वहाँ शायद 18 या 20,000 रुपए माहाना तनख्वाह मिलती थी। अब नई जगह पर मकवाना साहब के यहाँ कुछ तो बढ़ोतरी हुई ही होगी। मेरे ख्याल से 22-23 तो मिलते ही होंगे। आईसी, अकेले आदमी के लिए ये कमाई कोई कम नहीं। होटल में रहता है, मामूली होटल है जहाँ डेली रेट ज्यादा हो तो हो, माहाना रेट कोई ज्यादा नहीं होंगे। तुम्हें क्या मालूम? अंदाजा लगाया, तभी तो वहाँ रह रहा है, वरना कहीं कोई छोटा मोटा किराए का फ्लैट तलाशता। ठीक सुना है, शौकीन है, शाखर्ज है। तो क्या करता होगा? जितना कमाता है सारा खर्च कर देता होगा। क्या फर्क पड़ता है? तभी वेटर करीब पहुंचा। त्यागी ने उसे और बियर लाने का ऑर्डर किया। नई बोतल आने तक मैं सोचने लगा कि क्या उस घड़ी उससे उसके नताशा के लिखे प्रेम पत्रों का जिक्र करना ठीक होगा। मैंने उसके थोड़ा और झूम जाने तक इंतजार करने का फैसला किया। वैसे पता नहीं वो कितना आदी पियक्कड़ था, बियर पीकर कभी झूमता था भी या नहीं। मेरी वो जिज्ञासा उसने खुद ही हल कर दी। यार, कुछ मजा नहीं आ रहा। वो बोला, इजाजत दो तो बियर को तड़का लगा लूं। तड़का? मेरी भवें उठी। वोदका का? ओह प्लीज गो अहेड। तुम? मेरे को अभी ऐसे ही ठीक है, बाद में बोलूंगा। बोलना। उसने वेटर को वापस बुलाकर एक लार्ज वोदका का ऑर्डर दिया। वेटर और बियर और वोदका सर्व कर गया तो एकाएक वो बोला, एक बात बताओ। मैंने सिर उठाकर प्रश्नसूचक नेत्रों से उसकी तरफ देखा। तुम मानते हो कि तुम्हारे लिए केस में करने धरने को कुछ नहीं रखा? हाँ। फिर मकवाना साहब ने तुम्हें रिटेन क्यों किया? वो इतने दाना वकील हैं, क्यों वो नहीं जानते कि केस में करने को कुछ नहीं रखा? तुम बताओ, क्यों किया? इस बात को झुठलाने के लिए किया कि उनके खिलाफ कोई ओपन एंड शट केस है, जबकि बराबर है। ये और कुछ नहीं, एक शातिर वकील का पुलिस को, प्रोसिक्यूशन को, कोर्ट को कंफ्यूज करने को तरीका है। तुम्हारी बातों से तो लगता है कि तुम्हें तो मकवाना साहब के गुनहगार होने में कोई शक नहीं। अब क्या कहूँ? फिर भी मैं जवाब दूसरे तरीके से देता हूँ। अगर मैं मैजिस्ट्रेट होता और केस मेरे कोर्ट में सुनवाई के लिए लगता तो मैं मकवाना साहब को निसंकोच गुनहगार करार देता। आईसी, ये निश्चित है कि उनके केस के कोर्ट में लगने पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर तुम होगे? हाँ। फिर तो जैसा मिजाज तुम दिखा रहे हो, उसके मद्देनजर उन्हें गुनहगार साबित करने में तुम तो जमीन आसमान एक कर दोगे, जरा लिहाज नहीं करोगे। कोहली, ये मेरा पहला बड़ा केस है। मेरी जगह तुम होते तो तुम क्या करते? क्या पूरी शिद्दत से, अपनी पूरी काबिलियत से प्रोसिक्यूशन का केस कोर्ट में न रखते? रखता। अपने पक्ष को सच्चा साबित करने के लिए हरचंद जोर न लगाते? लगाता। सो देयर, मैं खामोश रहा। मैंने छोटे मोटे केस स्वतंत्र रूप से लड़े हैं। ये मेरा पहला बड़ा केस है जो कि मैं स्वतंत्र रूप से लड़ूंगा, वरना लोग बाग मुझे अग्रवाल की साइड किक ही समझते हैं। अग्रवाल से ज्यादा काबिल नहीं तो कम से कम उसके बराबर काबिल मैंने अपने आप को इस केस में साबित करके दिखाना है। मेरे भविष्य का दारोमदार इस केस पर है और मैं इसे अपने हाथों से निकल जाने नहीं दे सकता। भले ही मकवाना साहब खुद अपना केस लड़े, भले ही वो किसी बड़े वकील को रिटेन करें और भले ही वो तुम्हारे जैसे दर्जन प्राइवेट डिटेक्टिव इकट्ठे कर लें। मैं तुम्हारे जोशोखरोश की दाद देता हूँ, लेकिन भैया तुम्हारी कामयाबी की दुआ नहीं कर सकता। तुम्हारी कामयाबी की दुआ करके मैं अपने क्लाइंट का बुरा नहीं चाह सकता। इसलिए अपने क्लाइंट को बेगुनाह साबित करने के लिए कोई सबूत, कोई क्लू खोद निकालने की मेरी भरपूर कोशिश बरकरार रहेगी।
भले ही अदालत में नतीजा कुछ भी निकले। इसी वजह से मैंने केस से ताल्लुक रखते हर शख्स की पड़ताल की है और अभी और करूँगा। मैं एक क्षण फिटका और फिर बोला, तुम्हारी भी? मेरी भी? वह हड़बड़ाया। हाँ, गर तू बुरा ना माने के अंदाज से, कुछ हाथ नहीं आएगा। क्या पता आ भी चुका हो? क्या? मैंने कहा, क्या पता आ भी चुका हो। बियर से कभी कभी मेरे कान भी बजने लगते हैं और फिर मुझे ठीक से कुछ सुनाई नहीं देता। तुम्हारे साथ भी ये प्रॉब्लम जान पड़ती है? ऐसी कोई बात नहीं। तो मेरी बाबत तुम्हारे हाथ कुछ आ चुका है। अगर मैं ईमानदाराना जवाब दूं तो आगे से मुझे ईमानदाराना जवाब मिलेगा। ईमानदाराना जवाब देने वाली तुम्हारी शक्ल लगती तो नहीं मुझे, लेकिन फिर भी कहो, क्या कहते हो? याद रखना, तुमने खुद अपनी जुबानी कहा था कि तुम्हारी मदद से मेरा या मकवानी साहब का कुछ संवरता हो तो मैं बोलूं। याद है? मुझे मालूम हुआ है कि कभी तुम्हारा नताशा खनाल से अफेयर था। तुम दोनों एक दूसरे पर फिदा थे। फिर कबाब में हड्डी की तरह अग्रवाल बीच में आन टपका था और लड़की को ले उड़ा था। इस बाबत क्या कहते हो? क्या कहूँ? क्या ये बात सच है? उसने उत्तर न दिया। मैं डिटेक्टिव हूँ। मेरा काम डिटेक्ट करना है। जब मैंने इतना डिटेक्ट कर लिया है तो आगे भी कर ही लूंगा। लेकिन फिर मुझे गिला होगा कि तुमने सहयोग की फर्जी भावना दिखाई। कोहली, गड़े मुर्दे उखाड़ो तो वो बास मारते हैं। तो फिर छोड़े ये किस्सा, ऐश्वर्या राय की बात करें। नहीं, वो कुछ फिर भी खामोश रहा और फिर बोला, अफेयर दो जनों में होता है। एक जने के मुंह फाड़ने से दूसरे के सेंटिमेंट्स हर्ट होने का अंदेशा होता है। नताशा इतनी सेंटिमेंटल लड़की नहीं है। वो दुनियादार है, प्रैक्टिकल है। मुझे नहीं लगता कि उस अफेयर की बाबत तुम्हारे किन्हीं कमेंट्स की उसे परवाह होगी। ठीक है, फिर सुनो। बात ये है कि जब वो गोल मार्केट वाली वारदात हुई थी और उसका भाई अनिरुद्ध गिरफ्तार हुआ था तो तब पहली बार मेरी उससे मुलाकात हुई थी। मैं पहली नजर में उसका दीवाना बन गया था और मुझे लगने लगा था कि उसके आगे मेरी दुनिया खत्म थी। उसे इन जज्बात की कद्र हुई। बदले में ऐसे ही जज्बात का इजहार करती थी। फिर भी अग्रवाल के साथ होली। अग्रवाल उम्र में मेरे से बड़ा था, दुनियादारी में, तजुर्बे में मेरे से आगे था। हो सकता है नताशा ने उसमें वो खूबियां दखी हों जो औरतें खाविंद में देखना चाहती हैं और जो उसे मेरे में न दिखाई दी हों। शहीदी जवाब है, सजावटी जवाब है। अग्रवाल का तजुर्बा दुनियादारी का नहीं, औरतखोरी का मशहूर था। लेडी किलर वो ऐसे ही नहीं कहलाता था। औरतों में उसकी कामयाबी का राज कोई इंग्रेडिएंट एक्स था जो उसकी पर्सनैलिटी में था, तुम्हारी में नहीं था। आशिकी के फील्ड का वो भले ही कितना बड़ा खिलाड़ी क्यों न रहा हो, नैतिकता में, लोकाचार में उसका किरदार सड़े हुए अंडे जैसा था। ऐसा न होता तो वो नताशा के पीछे न पड़ा होता। उसे मालूम था तुम्हारा नताशा से सीरियस अफेयर था, फिर भी उसने भांजी मारी। जमीर से गिरा हुआ काम किया। मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं। अब मेरा सवाल ये है कि उसने तो जो किया सो किया, नताशा ने ऐसा क्यों किया? मेरे ख्याल से भाई की खातिर। तुम्हारे ख्याल से? हाँ। अग्रवाल की माशूक बनने से भाई की क्या खातिर हुई? भाई बरी हो गया या उसे कम सजा हुई? दोनों ही काम न हुए। तो नताशा की उम्मीद होगी जो कि पूरी न हुई। लिहाजा अग्रवाल ने उसे झांसा दिया, उसे यूज किया, उसे तुम्हारे से विमुख किया, लेकिन खुद भी साथ न निभाया, क्योंकि उस बड़े खिलाड़ी की ऐसी कोई मंशा ही नहीं थी। उसने तो नताशा को रिश्वत समझा।
रिश्वत। इट कैन बी इन कैश और काइंड। यू आर राइट। एक लड़की पढ़ाई में नालायक थी, कमजोर थी, जानती थी पास नहीं हो सकती थी। उसने अपने प्रोफेसर को कहा मेरे साथ जो चाहे कर लो लेकिन मुझे पास कर दो। प्रोफेसर ने जो चाहा कर लिया, उसे पास फिर भी न किया। ऐसी ही हरकत अग्रवाल ने की, वो खामोश रहा। कोर्ट में अग्रवाल ने अनिरुद्ध के लिए सख्त से सख्त सजा की सिफारिश की थी। इसका क्या मैं ये मतलब समझूं कि तब तक हासिल रिश्वत से उसका पेट भर चुका था और तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल बाहर करके उसके नताशा से जो ताल्लुकात बने थे वो खत्म हो चुके थे। हाँ, उन दिनों अग्रवाल के बारे में तुम क्या सोचते थे? यही कि वो कितना कमीना, कितना बेरहम, कितना खतरनाक आदमी था। तुम उससे नफरत करते थे। नताशा को लेकर उसने जो हरकत की थी उसकी रूह में मैं उसे गले तो नहीं लगा सकता था, फिर भी तुम्हारी उससे एसोसिएशन बनी रही क्योंकि उसके लीगल माइंड में कोई खोट नहीं थी। वो कानून के आला इल्म वाला, आला दिमाग, बड़ा वकील था और अपनी उस हैसियत में मेरे जैसे जूनियर के लिए पूजनीय था। खोट उसके हवस से लबरेज दिल में थी जिसकी वजह से अभी जैसा तुमने कहा उसका कैरेक्टर सड़े हुए अंडे जैसा था और जिसकी वजह से वो गोली मार देने के काबिल आदमी था, इसलिए मार दी। मेरे और नताशा के बीच में आकर उसने मेरी बात की ओर ध्यान न दिया, वो अपनी ही कहता रहा। उसने मेरा तो सिर्फ ख्वाब तोड़ा, नताशा का तो और भी बुरा किया, और भी बुरा किया। मैं सकपकाया। हाँ, और क्या किया? उसे प्रेग्नेंट कर दिया। अरे, फिर अबार्शन के लिए मजबूर किया। शादी करने की जगह, होने वाले बच्चे को बाप का नाम देने की जगह बच्चा गिराने पर मजबूर किया। जब ऐसा हो गया, यूं उसे अपनी जिम्मेदारी से निजात मिल गई तो पल्ला झाड़ लिया। उसको तहरीरी तौर से कहा दिया कि मेरी तरफ से किस्सा खत्म है, अब तुम जानो त्यागी जाने। तुमने जाना? क्या मतलब? वो तुम्हारे पास लौट आई? नहीं, लिहाजा दोनों तरफ से गई, दो किश्तियों का सवार बनी और मंझधार में गिरी। यही समझ लो। हैरानी है कि अग्रवाल को उसने इतनी आसानी से बख्श दिया। क्या करती? उसे कोर्ट में घसीटती, उस पर पैटर्निटी सूट दायर करती। किस पर? अपने होने वाले बच्चे के बाप पर या अपने भाई पर मुकदमा चलाते वकील पर? ओह, तो इस वजह से वो खामोश रही। हाँ, इस वजह से अग्रवाल की नीचताई चल गई। हाँ, मैंने अग्रवाल की रंगीली फितरत के चर्चे तो सुने थे, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि वो कैसानोवा और लॉर्ड बायर्न के साथ बिठाए जाने लायक आदमी था। मैं एक क्षण फिटका और फिर बोला, खैर कोई बात नहीं, अब बैठा होगा। कोहली, मैंने इतनी बड़ी बात तुम्हें तुम्हारे इस दावे का रौब खा के बताई कि तुम आगे भी सब डिटेक्ट कर लोगे। अपनी डिटेक्शन में तुम्हें कोई सिंथेटिक वर्जन न सुनने को मिले, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने प्योर, अनवार्निश्ड हकीकत बयान की। थैंक यू। लेकिन ये एक जुदा और इर्रेलेवेंट साइड स्टोरी है। इससे इस हकीकत पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि मकवाना एक कत्ल के लिए जिम्मेदार है। वो एसेल अग्रवाल का कातिल है, भले ही उसने आलाय कत्ल का ट्रिगर खुद न खींचा। कोई कितना मर्जी जोर लगा ले, कोहली, मैं तुम्हारा नाम नहीं ले रहा हूँ। उसके खिलाफ जो केस है वो नहीं हिलने वाला। ठीक, अब इजाजत हो तो ये किस्सा खत्म करें और लंच का ऑर्डर दें। इजाजत है। 4 बजे मैं नेहरू प्लेस अपने ऑफिस पहुंचा। बाहर रिसेप्शन पर मौजूद रजनी फोन पर बात कर रही थी। उसने निगाह उठाकर मेरी तरफ देखा और फिर जानबूझकर स्वर ऊंचा करती बोली, मैं तुझे फिर फोन करती हूँ रमेश, अभी मेरे सर आ गए हैं। उसके मुझे सर कहने से ही मैं समझ गया कि फोन पर कोई रमेश नहीं था।
मैं उसके सामने जा खड़ा हुआ। उसने बड़ी अदा से मुझे नमस्ते की। रमेश। नमस्ते को नजरअंदाज करता उसे घूरता मैं बोला, यस सर। वो पलके झपकाती बोली, कौन है ये रमेश? मेरा बॉयफ्रेंड है। वो तो सुरेश है। वो प्री लंच बॉयफ्रेंड है। सुरेश पोस्ट लंच बॉयफ्रेंड है। ऐसे टोटल कितने हैं? ज्यादा नहीं है। आपकी बहनजियों से कम है। लिस्ट में मेरा नंबर कौन सा है? आपका लिस्ट में क्या काम? क्यों नहीं काम? आप बॉयफ्रेंड कैसे हो सकते हैं? आप तो सर हैं। सर बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। बॉयफ्रेंड तो बॉय होता है, सर तो गंजा होता है, तोंदियल होता है और बाइफोकल्स लगाता है। मैं तुझे ऐसा दिखाई देता हूँ? अभी नहीं। यानी कि देर सवेर तो वैसा बन के रहूंगा। वो हंसी। ऐसा हुआ तो तेरा ही नुकसान होगा। वो कैसे? वो बोली, तब मेरी गोद में मेरी तोंद बैठेगी, तू नहीं बैठ सकेगी। ये कोई बड़ा नुकसान नहीं। छोटा तो है। नहीं, छोटा भी नहीं है। मेरे सर फूले फैले, इसमें मेरा क्या नुकसान है? अभी आप सिर्फ सर हैं, तब आप ग्रेट सर होंगे। ग्रेट यानी कि महान, यानी कि विशाल। लानत। वो फिर हंसी। अब एक काम कर। बोलिए। स्कीवी उतार, मुझे 2 तक गिनना है। आप 2 तक गिन लेते हैं? मैं तो 5 तक गिन लेता हूँ। फिर तो मैं सैंडल उतारती हूँ। बल्कि दोनों उतारती हूँ। 10 तक गिन लेंगे। ऐसे बात करते हैं अपने एम्प्लॉयर से? एम्प्लॉयर को बेहुदा बातें पसंद हो तो करनी ही पड़ती है। नौकरी का सवाल है। अब बस कर। यस सर। भीतर आ, तेरे से एक बात करनी है। मैं अपने कक्ष में जाकर बैठा। मेरे पीछे पीछे वो भी वहां पहुंच गई। बैठ, मैं बोला। उसकी भवें उठी। अरे कुर्सी पर मेरी माँ। विजिटर्स चेयर में से किसी पर मर वो मेरे सामने बैठ गई। बोल बेटा। वो पूरी संजीदगी से बोली। मेरी हंसी छूट गई। वो भी हंसने लगी। फिर हम दोनों संजीदा हुए। रजनी, मैं बोला, मेरे पिछले केस में उसके सारे तथ्य बताकर मैंने तेरे से मशवरा किया था तो तूने केस को समझने में ऐसी सूझबूझ दिखाई थी कि कमाल कर दिया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कमाल इत्तफाकन नहीं हो गया था। ऐसा कमाल तू फिर भी करके दिखा सकती है। इसी उम्मीद में मौजूदा केस की हर बात में तेरे सामने दोहराता हूँ। फिर देखता हूँ कि तू इस बार भी कोई कमाल की बात कह पाती है या नहीं। वो तो मैं भी देखूंगी, लेकिन एक बात बताइए। पूछ। ये फैसी काम भी मैंने उसी तनख्वाह में करना है जो मुझे बाहर रिसेप्शन पर बैठने की मिलती है? मैंने घूर कर उसे देखा। जाने दीजिए। लगता है मैंने मुश्किल सवाल पूछ लिया। आप कहिए, क्या कहना चाहते हैं? या पहले कॉफी मंगवाऊं आपके लिए? मेरे लिए नहीं, मैंने आज लेट और हैवी लंच किया है। अपने लिए मंगवाना चाहती है तो मंगवा ले। नहीं, मेरा दिमाग कॉफी के बिना भी काम करता है। तू नहीं सुधरेगी। शुरू कीजिए। मैंने एक सिगरेट सुलगा लिया और धीरे धीरे तफसील से तमाम वाकयात बयान किए। आखिरकार मैं खामोश हुआ और मैंने प्रश्न सूचक निगाहों से उसकी तरफ देखा। एक सिगरेट मुझे दीजिए। वो बोली। क्या? सोचने के लिए। तू सिगरेट पिएगी? खाऊंगी। आप दीजिए तो सही। मैंने भुनभुनाते हुए अपना डनहिल का पैकेट और लाइटर उसके सामने फेंका। उसने पैकेट में से एक सिगरेट निकाला, लेकिन लाइटर की तरफ हाथ न बढ़ाया।
उसने सिगरेट को होठों के करीब ले जाकर मैंने साफ देखा उसे होठों से लगाकर नहीं, नथुनों से धुआं निकालने का अभिनय किया। सर, फिर वो संजीदगी से बोली, पहले तो हमें ये मान के चलना होगा कि आपका मौजूदा क्लाइंट मकवाना बेगुनाह है। उसके बाद जो 3 सस्पेक्ट आपको दिखाई देते हैं वो है, एक उसका इन्वेस्टिगेटर सुबीर निगम, दूसरा मकतूल अग्रवाल का पुछल्ला वकील राजीव त्यागी और तीसरी आपकी पुरानी बहन जी नताशा खनाल, नजनी, तीसरी आपकी पुरानी क्लाइंट नताशा खनाल। हाँ, गौरतलब बात यह है कि वारदात के वक्त ये तीनों कोर्ट में मौजूद थे। दूसरी समानता इनमें आपने ये भी बताई कि तीनों गन हैंडल करना जानते हैं और आज की तारीख में भी तीनों के पास रिवाल्वर उपलब्ध है। दोनों जमूरों की खुद की अपनी अपनी लाइसेंस शुदा और बहन जी के पास अपने फैन दिल्ली गणेश की, जो कि उससे छीन कर आगे आपने बहन जी को सौंपी। गोलियों की मैगजीन के बिना नई मैगजीन हासिल कर लेना क्या बहुत बड़ी बात है हमारे शहर में? नहीं, तो फिर खाली को भी भरी हुई तस्लीम कीजिए। वो तो मैंने किया, लेकिन कत्ल तो हो चुका। अब क्या फर्क पड़ता है किसके पास खाली गन है और किसके पास भरी हुई है? पड़ता है ना? क्या? सोचिए, आज ये काम मैंने तुझे सौंपा है। सोचने का? हाँ, मैं गंजी हो गई तो विगा मुझे लेके देंगे ऑफिस एक्सपेंसेज की मद में। गाड़ी ब्रांच लाइन पर जा रही है, मेन लाइन पर रह। यस बॉस, मैं ये कह रही थी कि जो काम एक बार हो सकता है वो दोबारा नहीं हो सकता। कत्ल? हाँ। एक और? क्या पता चलता है? इसी केस से ताल्लुक रखता? हाँ। किसका? सोचिए। लेकिन तवज्जो में रखने लायक बात यह है कि निकट भविष्य में कोई कत्ल हो तो आपको एडवांस में पता है कि उसको करने का साधन किसके पास उपलब्ध था। अब आप ये भी कहते हैं कि इन तीनों में ही मकवाना के ऑफिस के ताले खोल लेने की व्यक्तिगत क्षमता थी या साधन उपलब्ध थे। साधन से मेरा इशारा बहन जी के जमूरे दिल्ली गणेश की तरफ है, जिसे कि आपने प्रोफेशनल बर्गलर बताया। सुबीर निगम और राजीव त्यागी ऑफिस के ताले खुद सकते थे, गन की चोरी खुद कर सकते थे और नताशा खनाल ताले खुलवा सकती थी और गन चोरी करवा सकती थी। वो दोनों भी ताले खुलवा सकते थे और गन की चोरी करा सकते थे। कैसे? मकवाना की सेक्रेटरी अदिति दत्ता की मदद से, जिसके पास की इस काम के लिए दरकार दोनों चाबियां थी। सेक्रेटरी के ऐसे किसी रोल का कोई हिंट आपको मिला है? नहीं। तो उसका जिक्र किस लिए? कोरम काल के लिए। कोई संभावना विचार करने से छूट न जाए इसलिए। वो लड़की कोर्ट में मौजूद थी? नहीं, कभी नहीं। फिर तो वो अकम्पलिस हो सकती है, एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती। हमारा निशाना वो लोग हैं जो कि कोर्ट में मौजूद थे और जिनमें से किसी ने कातिल विष्णु शुक्ला को रिवाल्वर थमाई हो सकती है। चोरी उन्होंने खुद की हो या करवाई हो, ऐसे 3 संभावित लोग सुबीर निगम, राजीव त्यागी और नताशा खनाल है। यहाँ तक जो मैंने कहा ठीक कहा? हाँ, आपकी समझ में भी आ गया। मैंने घूर कर उसे देखा। अब इस बंदी शकरकंदी का सवाल ये है कि किसी ने ऐसा किया तो क्यों किया? क्यों किसी ने विष्णु शुक्ला के खूनी हाथों में गन पहुंचाई? जवाब आसान है, ताकि वो अग्रवाल को भरी अदालत में शूट कर पाता। मकवाना की गन से किस लिए? वाई वन पर्टिकुलर गन? वाई नॉट एनी गन? मेरा एम्प्लॉयर कृपया ध्यान दे, इस वक्त मैं इंग्लिश बोल रही हूँ। सिर्फ जिज्ञासा इंग्लिश में प्रकट की है। 8 लफ्ज इंग्लिश के बोलने से तू अंग्रेज हो गई है तो क्वीन को मेरी नमस्ते बोलना। फालतू मत बोलिए, मैं फालतू बोल रहा हूँ। सवाल का जवाब दीजिए।
कत्ल के लिए मकवाला की गन किस लिए? पुराना सवाल है, मूंछें निकली हुई हैं। जवाब है उसको वारदात की जिम्मेदारी में लपेटने के लिए, फोकस उस पर बनाने के लिए, ये स्थापित करने के लिए कि कत्ल कराने वाला भी वो ही था, ताकि जिसकी असल में वो करतूत थी उसकी तरफ किसी की तवज्जो न जाए। मकवाना की तरफ उंगली उठाना विष्णु शुक्ला को झट मंजूर हो गया होगा, क्योंकि ऐसा करने से उसकी मुराद भी पूरी होती थी। शुक्ला अग्रवाल और मकवाना दोनों से बदला उतारना चाहता था, यूं उसने दोनों को फिट कर दिया। कैसी रही? मैं आपको रियायती पास कर सकती हूँ। क्या बकती है? क्योंकि आपके लंबे भाषण से इस बात का खुलासा नहीं होता कि आपने जो 3 सस्पेक्ट अपनी कहानी के क्लोजिंग चैप्टर में पेश किए, सुबीर निगम, राजीव त्यागी, नताशा खनाल, उनमें से कोई क्यों अग्रवाल को परदेस भेजना चाहता था? परलोक, वो भी तो परदेस ही है। जवाब दीजिए। जैसे आपने विष्णु शुक्ला के पास खून से हाथ रंगने की वजह बताई, वैसी इन तीनों में से किसी के पास कोई वजह बताइए। या जो हुआ इसलिए हुआ क्योंकि होली करीब है। मैं खामोश रहा। साफ पता चल रहा है कि सर सोच रहे हैं, लेकिन इस बाबत भी मेरी एक राय है। क्या? तीनों के बारे में बारी बारी सोचिए। इकट्ठा सोचेंगे तो सब गड्ढमड्ढ हो जाएगा। शुरुआत अपने पसंदीदा कैंडिडेट से कीजिए। वो कौन हुआ? मादाम नताशा खनाल, जिसके घर से आपने राजीव त्यागी और एसेल अग्रवाल के लव लेटर बरामद किए। लव लेटर तो राजीव त्यागी के ही थे, अग्रवाल की चिट्ठी तो कानूनी नोटिस जान पड़ती थी। व्हाट एवर। जमा उसका वो जमूरा दिल्ली गणेश है जो सजायाफ्ता मुजरिम है, एक्सपर्ट ताला तोड़ है और नताशा का ऐसा पालतू कुत्ता है कि उसके शू करने पर वो किसी को भी काट खा सकता है। और आपने कहा कि वो औरत, लड़की, औरत एक्सपर्ट की तरह गन हैंडल कर सकती है। हाँ, इसे कहते हैं करेला और नीम चढ़ा। चाहे तो अखियों से गोली मारे, चाहे तो गन से गोली मारे। अब कातिल हसीना से तवज्जो हटाइए और आगे बढ़िए। वीर घटोत्कच। आगे सुबीर निगम, उसके पास गन, उसका सरकारी लाइसेंस और एक शो गर्ल की लगभग नंगी ऑटोग्राफ्ड तस्वीर। राजीव त्यागी के पास भी गन और उसका परमिट। ये तो हुए भौतिक तथ्य। अब बताइए इनसे नतीजा क्या निकलता है? भौतिक तथ्यों के खाते में अभी और बातें भी हैं, जैसे कि राजीव त्यागी और नताशा खनाल का धुआंधार अफेयर, उसमें एसेल अग्रवाल की विलेन जैसी एंट्री और राजीव त्यागी का पत्ता कट, फिर नताशा अग्रवाल से प्रेग्नेंट। क्या सबूत है? त्यागी कहता है ये सबूत हुआ। क्या कहना चाहती है? सोचिए, वो इस बाबत झूठ बोल रहा हो सकता है। क्या बड़ी बात है? क्या बड़ी बात है कि करतूत उसकी हो और उसने वो अग्रवाल पर इसलिए थोपी हो क्योंकि मुर्दे नहीं बोलते? जिक्र की क्या जरूरत थी? खुद को शहीद और अग्रवाल को विलेन साबित करने के लिए जरूरत थी, जिसने की इतना बड़ा कांड किया और फिर उसकी जिम्मेदारी भी न ली। तुम्हारी बात में दम है। मैं इस बाबत नताशा से भी सवाल करूंगा। बहरहाल मुझे ये मान के आगे बढ़ने दे कि इस बाबत राजीव त्यागी ने जो कहा था सच कहा था। ठीक है, आगे ये कि अग्रवाल को बाप बनना कबूल न हुआ, इसलिए उसने नताशा को गर्भपात के लिए प्रेरित किया और इस तरीके से जब उस जिम्मेदारी से उसका पीएन छूट गया तो उसने नताशा से पल्ला झाड़ लिया और उसे फिर जाकर राजीव त्यागी का दामन थाम लेने की सलाह दे डाली, जो कि उसे कबूल न हुई। क्यों? क्योंकि वो थूक के चाटने जैसी सलाह थी और उस पर अमल करने से और इज्जत उतरने का अंदेशा था। किस मुंह से वो राजीव त्यागी के पास लौट सकती थी?
वो ऐसा कोशिश करती तो ये भी तो हो सकता था कि बदले में फिर दुत्कार मिलती। लिहाजा अग्रवाल ने उसे दोहरा खराब किया। जाहिर है ऐसे शख्स के लिए तो उसके रोम रोम से नफरत फूटती होगी। हाँ, इसलिए बाजरिया विष्णु शुक्ला उसने उस नापाक शख्स की मौत का सामान किया जिसने उसे एक तौलिए की तरह इस्तेमाल किया, जो जब गंदा हो गया तो कूड़े में फेंक दिया। यहाँ तक तो ये बात बहुत सचती है, लेकिन उसने अपने कहर की दिशा मकवाना को तरफ भी क्यों मोड़ दी? नहीं मोड़ दी। उस वारदात में मकवाना को लपेटना विष्णु शुक्ला का खुद का आइडिया था। वजह का जिक्र हमारे बीच पहले हो चुका है। लिहाजा उसका आधा एक्शन नताशा को ओब्लाइज करने के लिए था और बाकी का आधा खुद को संतुष्ट करने के लिए था। हाँ, बशर्ते कि सब क्याधरा नताशा का था। माय डियर सर, थ्योरी में शर्तें नहीं लगानी चाहिए, लेकिन है तो ये थ्योरी ही, सबूत तो कोई नहीं। थ्योरी दमदार हो, विश्वसनीय हो तो देरसवेर कोई न कोई सबूत हाथ आकर रहता है। क्या कहने? अब जैसे आपने नताशा के खिलाफ स्टेप बाय स्टेप केस खड़ा करके दिखाया मैंने, वैसे ही अब राजीव त्यागी के बारे में उचरिए। उसके लव लेटर्स से जान पड़ता है कि वो एक जज्बाती आदमी है, क्योंकि उसकी नताशा को लिखी जैसी चिट्ठियां मैंने पढ़ी। वो कोई जज्बाती आदमी ही लिख सकता है। जाती मुलाकात में वो मुझे कल्चर्ड लगा, इंटेलिजेंट लगा, एजुकेटेड तो है ही। ऐसा शख्स गिरा तो बीट पर गिरा। बीट? और क्या भला है वो औरत, लड़की, किशोरी, बच्ची? अब राजी, मैं खामोश रहा। उसने अपनी हैसियत से नीचे एक इनसिंसियर औरत से दिल लगाया। दिल हैसियत देख के लगता है? मिस्टर एम्प्लॉयर, यहाँ एक कत्ल डिस्कस हो रहा है या मुगले आजम की स्क्रिप्ट पढ़ी जा रही है? अच्छा, मैं कह रही थी कि उसने अपनी हैसियत से नीचे एक चालू औरत से दिल लगाया और खता खाई। कोई दूसरा जना आया और ऐन उसकी खाट के नीचे से उसको उड़ा कर ले गया, नाक के नीचे से। एक ही बात है। नतीजन फिर नफरत की ज्वाला भड़की। मौका ताड़कर, बल्कि यूं कहिए कि मौका गढ़कर उसने कदम उठाया तो चुपड़ी और दो खाई। एक तो बदला उतारा, दूसरी कौन सी? क्यों? अग्रवाल की जगह अब कौन है पब्लिक प्रोसिक्यूटर? राजीव त्यागी है। तो अपने सीनियर की कुर्सी हथियाने के लिए कोई कत्ल कर देता है। दूसरी वजह भी तो साथ जुड़ी हुई है। अब बाकी बचा सुबीर नगर निगम, खाली निगम, सुबीर खाली निगम, निगम, सुबीर निगम। उसकी बाबत उचारिए। गर्म मिजाज, शौकीन, एमेच्योर कॉनमैन, औरतों का रसिया। तान्या वर्गीज नाम की शो गर्ल पर कैसा लट्टू हुआ था मैंने बताया ही था, लेकिन उसका तो अग्रवाल से कोई तार मिलता नहीं दिखाई देता। सीधे नहीं मिलता होगा, घुमा के मिलता होगा, इसलिए दिखाई नहीं देता। घुमा के कैसे? वो कपिल मकवाना का मुलाजिम है। मकवाना कत्ल के केस में चारों खाने चित्त है। उसे फांसी हो जाए तो पीछे निगम को कोई फायदा है? दिखाई तो नहीं देता। अपने देखने की कोशिश की। आपको इस बात का ख्याल आया? आया तो क्या आपने इस बात को चेक करने की कोशिश की? नहीं की होती तो क्या पता कोई फायदा सामने आया होता। रजनी, इस सारी कॉन्फ्रेंस का कुल जमा नतीजा क्या निकला? क्या निकला? आप बताइए। ये निकला कि हमारे पास थ्योरियां बहुत हैं, संभावनाएं बहुत हैं, अंदाजे बहुत हैं, लेकिन उनकी बुनियाद कोई नहीं। हमारे पास सस्पेक्ट्स बहुत हैं, लेकिन किसी के खिलाफ कोई सबूत कोई नहीं। ऐसे किसी मौके पर आप एक सैमी शेर कहा करते हैं, आज नहीं कहा। सैमी शेर, आधा।
एक लाइन। कौन सा? निशा मिलता है कातिल का, मगर कातिल नहीं मिलता। फिर ब्रांच लाइन पर जा रही है, ट्रंक लाइन पर रह। हमारे सामने मुद्दा ये है कि किसी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अभी नहीं है तो आगे होगा। हर काम ने अपने टाइम पर ही होना होता है। आगे कुछ हो, इसके भी मैंने हालात बनाए थे, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकला। क्या किया था आपने? राजीव त्यागी की गैरहाजिरी में उसके ईस्ट पटेल नगर के फ्लैट का ताला जबरन खोलकर मैं भीतर घुसा था और मैंने वहां की तलाशी ली थी। तलाशी में तो खास कुछ हाथ नहीं आया था, सिवाय इस बात की खबर लगने के कि वो लाइसेंस शुदा गन रखता था। लेकिन मैंने वहां एक काम किया था। क्या? मैंने उसकी गन की, जो कि उसकी कपड़ों की अलमारी में पड़ी थी, पोजीशन बदल दी थी। मैंने उसे वहां से निकालकर किचन में छुपा दिया था। ऐसे ही हमारा वो हवलदार मुकंदलाल, जो कभी कभी मेरे लिए कोई छोटा मोटा काम करता है, सुबीर निगम के होटल के कमरे में घुसा था और वहां से तान्या वर्गीज नाम की शो गर्ल की ऑटोग्राफ्ड तस्वीर उठा लाया था, जो कि निगम का प्राउड पोजीशन था। उन चीजों की गैरहाजिरी से उनको एहसास हो सकता था कि उनके घरों में चोर घुसा था और फिर चोरी को लेकर वो कोई बवाल खड़ा कर सकते थे। वो पुलिस के पास जा सकते थे और चोर के बारे में अपना शक जाहिर कर सकते थे। यूं प्रत्यक्ष में या परोक्ष में केस की बाबत मेरी जानकारी में कोई इजाफा हो सकता था, लेकिन असल में तो वो दोनों खामोश बैठे हैं। किसी ने भी थाने का रुख करने की कोशिश नहीं की है। तस्वीर की तो चलो मान लिया कि कोई बात नहीं, लेकिन गन की चोरी की तो दो वजूहात से रिपोर्ट करनी पड़ती है। एक तो वो कीमती आइटम होती है, इंश्योर्ड हो तो F.IR की जरूरत पड़ती है, और दूसरे चोर उससे कोई क्राइम कर सकता है जो कि गन के मालिक पर थूक सकता है। ऐसी ताज़ा मिसाल हमारे सामने है। मकवाना की गन चोरी गई और उससे अग्रवाल का कत्ल हो गया। नतीजतन मकवाना गिरफ्तार है। ऐसे ही कोई क्राइम राजीव त्यागी की गन से हो जाए तो वो भी गिरफ्तार होगा, क्योंकि गन लाइसेंस शुदा होने की वजह से पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज है। त्यागी के गन की बाबत खामोश होने की दो वजह हो सकती है। क्या? एक तो ये कि शायद अभी तक उसकी इस बात की तरफ तवज्जो ही न गई हो कि उसके फ्लैट में गन अपनी जगह पर नहीं थी। दूसरे, उसने गन तलाश कर ली हो। ये हो सकता है। वैसे हो सकता है गन की तलाश उसने इरादतन न की हो, जैसा कि तुमने कहा, गन के अपनी जगह से गायब होने की उसे खबर ही न हो। वो किचन के शेल्फों पर किसी और चीज की तलाश में हो और वहाँ एक शेल्फ पर उसे गन पड़ी दिखाई दे गई हो। बहरहाल चलो, उसका नुकसान न हुआ। वो उस बाबत थाने में F.IR दर्ज कराने की जहमत से बच गया, लेकिन पट्टा तड़प तो रहा होगा ये सोच सोच के कि कौन उसके फ्लैट में घुसा, कैसे घुसा और क्यों उसने गन के साथ छेड़खानी के अलावा कुछ न किया। आपकी आखिरी बात से उसे इतना तो सूझा होगा कि वो किसी रेगुलर चोर का काम नहीं। चोर के कदम उसके फ्लैट में चोरी के लिए नहीं पड़े थे। हाँ, तो क्या उसकी तवज्जो आपकी तरफ नहीं गई होगी? मेरी तरफ क्यों? आपके अलावा और कौन है जिसके लिए हर कोई, हर किसी की हर बात तफ्तीश का मुद्दा है? तेरी बात ठीक है, उसकी तवज्जो मेरी तरफ जा सकती है, लेकिन अभी तक तो नहीं गई। आप कैसे कह सकते हैं? आज मेरा लंच उसी के साथ था। 2 घंटे हमने इकट्ठे बिताए थे। उसकी किसी भी बात से मुझे ऐसा कोई हिंट नहीं मिला था कि उसकी गन के साथ जो हरकत हुई थी, उसके लिए उसे मेरे पर शक था। जब शक होगा तो जाहिर है कि वो भड़केगा। हाँ, भड़क के कुछ कर बैठा तो? क्या कर बैठा तो? जैसे कि गोली चला बैठा मेरे पर? हाँ, उसकी मजाल नहीं हो सकती।
आप भी कमाल के हैं। जिस आदमी पर अभी मर्डर सस्पेक्ट के तौर पर गहन विचार करके हटे हैं, जिसको हथियार कहीं से मांगने भी नहीं जाना पड़ना, उसके बारे में कहते हैं कि उसकी आप पर गोली चलाने की मजाल नहीं हो सकती, जबकि वो शख्स गोली चलवाने में भी माहिर है। तेरी बात ठीक है, मुझे सावधान रहना होगा, और नहीं तो मेरी खातिर सावधान रहिएगा। मैं सकपका कर उसकी तरफ देखा। तेरी खातिर, मैं आशापूर्ण स्वर में बोला। हाँ, क्योंकि क्योंकि पहली करीब है। आपको कुछ हो गया तो मेरी तनख्वाह कौन देगा? सत्यानाश हो तेरा। मैं भड़क कर बोला, हर वक्त तनख्वाह का रोना रोती है, हर वक्त तनख्वाह का रोना रोती है। वो निचला होंठ दबाकर हंसी। जा, कोई बोरी लेके आ जिसमें मैं पहले तेरी लंबी तनख्वाह भरूं। वो उठकर दरवाजे की ओर बढ़ी। चल दी, मैं भुनभुनाया। आप ही ने तो कहा जा, जैसे मेरा हर कहा मानती है। मानती तो हूँ, फौरन मानती हूँ, गोली की तरह मानती हूँ। आपने कहा जा, मैंने साथ में कुछ और भी कहा था। तू खाली जा रही है या बोरी लेने जा रही है? आप बोरी क्यों मंगा रहे हैं? क्या चवन्नियों अठन्नियों में तनख्वाह देंगे? बताता हूँ, इधर आ। क्या करने? आकर मेरी गोद में बैठने। और क्या करने? मैं आपकी आभारी हूँ कि आप नहीं, भारी नहीं है। तू तो फूल है। दो फूल एक जगह अच्छे लगेंगे। मुझे फूल कह रही है? आप भी तो कह रहे हैं। अरे, मैं फूल फ्लावर वाला कह रहा हूँ। आप फ्लावर पॉट बनना चाहते हैं। अपने एम्प्लॉयर से जुबानदराजी करके तू समझती है तू बड़ा तीर मार रही है। अब छोड़िए भी, इतनी अच्छी, इतनी संजीदा बातें हो रही थी, बीच में पता नहीं क्या कल्याण शुरू कर दिया। ठीक है, एक संजीदा बात करता हूँ। शुक्रिया। कीजिए। मेरी पार्टनर बनेगी? लाइफ? सवाल बिजनेस की बाबत था, लेकिन मुझे वो भी मंजूर है। बोल बनेगी? नहीं। किससे इनकार कर रही है? लाइफ पार्टनर बनने से या बिजनेस पार्टनर बनने से? दोनों से। बिजनेस पार्टनर तो आपको लगे या न लगे, मैं पहले से ही हूँ आपकी। लाइफ पार्टनर बनने में ये खराबी है कि आप मेरे से शादी करेंगे और यहाँ मेरी जगह नई सेक्रेटरी रख लेंगे। मैं घर में आपकी हाउसकीपर, आपकी बावर्चिन, आपके बच्चों की आया बन जाऊंगी। आप ऑफिस में सेक्रेटरी के साथ वही हरकतें करना शुरू कर देंगे जो आप मेरे से करते हैं, तो कामयाब नहीं हो पाते। वो एतराज नहीं करेगी और आपकी चांदी हो जाएगी। अरे नहीं, अरे हाँ। इसलिए जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहने दीजिए। इसी में हम दोनों की गति है। नहीं, मेरे से जवाब देते न बना। कोई औरत ही ये कर्तव्य कर सकती है कि मर्द को अपने से 3 हाथ दूर रखकर भी उसकी मुंडी थामे रहे। शाम ढले अपनी रूटीन के तौर पर कोजी कार्नर का रुख करने से पहले मैं पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा। इंस्पेक्टर यादव को मैंने उसके ऑफिस में मौजूद पाया। आओ भाई, वो अनमने भाव से बोला। कैसे आए? कोई खास वजह नहीं। मैं बोला, इधर से गुजर रहा था, सोचा सैल्यूट मारता चलूं। शुक्रिया। कोई खबर? खास या आम? है तो सही एक। क्या? मकवाना की बीवी वापस लौट आई है। अच्छा, तलाक हासिल हो गया? तलाक का इरादा वो करती है, उसने छोड़ दिया है। वजह? एकाएक पति परमेश्वर लगने लगा। वो हंसा। और क्या वजह है? वजह समझना मुश्किल तो नहीं। दिमाग पर जरा जोर दोगे सूझ जाएगी।
ऐसे आदमी से क्या तलाक लेना जो वैसे ही फांसी पर झूलने वाला हो। दुरुस्त। इसमें साथ में ये भी जोड़ लो कि जिस वजह से वो तलाक की तलबगार थी, वो तो विष्णु शुक्ला ने खत्म कर दी। आशिक उर्फ हेनरी 2 को गोली मार दी। अब समझे। और कोई बात। और बात यही है कि मकवाना गुनाह कबूल करने को किसी सूरत में तैयार नहीं। तुम्हारी अभी भी यही जिद है कि सब क्याधरा मकवाना का है। ये जिद नहीं, हकीकत है। वो वकील है, समझता है जब नौबत आएगी तो अदालत में चिल्ला चिल्ला कर, हाथ हिला हिला कर, मेज पीट पीट कर हकीकत को झुठला लेगा। ऐसा कहीं होता है? तुमने कुछ किया? अभी तक उसके हक में खोद के कुछ निकाला? नहीं, निकाल पाओगे भी नहीं। कुछ होगा तो निकलेगा ना। अनिरुद्ध खनाल की क्या पोजीशन है? कैसी पोजीशन? वो अभी भी होटल में नजरबंद है। हाँ, लेकिन अब उस पर से पाबंदियां हटा ली गई है। तुम चाहो तो मिल सकते हो। शुक्रिया। अभी वो कब तक बंद रहेगा? आज या कल में उसकी बेल की अर्जी पर फैसला हो जाएगा। लेकिन मुकम्मल आजादी उसे तभी हासिल होगी जब कोर्ट में विष्णु शुक्ला के इकबालिया बयान को सत्य और विश्वसनीय मान लिया जाएगा और लड़के को बाइज्जत बरी किए जाने का हुक्म हो जाएगा। लेकिन उसमें अभी टाइम लगेगा। ठीक अगले रोज मंगलवार सुबह 11 बजे पुलिस लॉकअप में कपिल मकवाना से मेरी फिर मुलाकात हुई। मैंने चेक पेश किया। उसने बिना हुज्जत किए उस पर साइन किए और चेक मुझे वापस सौंप दिया। सुधीर कोहली। मैंने अपनी पीठ थपथपाई। दी लक्की बास्टर्ड, कैसा चल रहा है? वो आशापूर्ण स्वर में बोला। न पूछिए जनाब। मैं बोला, यही गनीमत समझिए कि सिलसिला स्टैंड स्टिल नहीं, बैक नहीं मार रहा। फिर भी के जवाब में मैंने त्यागिंता शाग्रवाल लव ट्रायंगल का बखान किया। सुनकर मकवाना बोला, अग्रवाल की आशिक मिजाजी की तो मुझे खबर थी, लेकिन वो इतना बड़ा हरामी था, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। एक बात और भी सोचिए। अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई की खातिर नताशा ने सरकारी वकील को रिश्वत न दी। हाथ तो कुछ न आया, क्योंकि ये इस हाथ दे उस हाथ ले वाला सौदा नहीं था। अग्रवाल नताशा का भोग फौरन लगा सकता था, लेकिन कोर्ट के फैसले ने तो होते होते ही होना था। हैरानी है, इतनी बड़ी और मुतवातर खिदमत करवा चुकने के बाद भी उसने लड़के के लिए सख्त से सख्त सजा तजवीज की। बाई दी वे, ये सब पुलिस को भी मालूम है? नहीं मालूम होगा। मालूम होने में अगर मुझे आपकी कोई भलाई दिखाई न दी तो नहीं। आईसी, अब आप मेरी एक बात सुनिए। मेरा आपसे एक खास सवाल है जिसका सीधा और सच्चा जवाब दीजिएगा। पूछो। आपकी मौत से आपके इन्वेस्टिगेटर सुबीर निगम को कोई फायदा है? कैसा फायदा? कैसा भी। बराए मेहरबानी सवाल न कीजिए, जवाब दीजिए। वो ही फायदा है जो मेरे बाकी स्टाफ को भी है। क्या? मेरी वसीयत में दर्ज है कि मेरी एकाएक मौत हो जाने पर मेरे सारे स्टाफ को बतौर बोनस 50-50 हजार रुपए दिए जाएं। बस। हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि तुमने ये सवाल क्यों पूछा है। कोहली, खून से हाथ रंगने के लिए 50,000 रुपए की रकम कतई नाकाफी है। बॉस, आई एग्री विद यू 100%। मैं उठ खड़ा हुआ। अभी मैं चलता हूँ, लेकिन इस बाबत आप जरा और सोचिएगा। हो सकता है आपको अपनी मौत से निगम का कोई बड़ा फायदा बाद में सूझे। मैं आपसे फिर मिलूंगा। उसने सहमति में सिर हिलाया। अपने पीछे पहले से ज्यादा चिंतित मकवाना को छोड़कर मैं वहां से रुखसत हुआ। बाहर आकर मैं अपनी कार में सवार हुआ और नेहरू प्लेस की तरफ रवाना हुआ।
सुंदरनगर पहुंचने तक जाने क्यों मुझे एहसास होने लगा कि कोई मेरे पीछे लगा हुआ था। दोपहर के करीब की उस घड़ी मथुरा रोड पर मेरे पीछे बेतहाशा ट्रैफिक था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि कोई वाहन खास मेरे पीछे लगा हुआ था। रह कर रियर व्यू मिरर में देखता मैं गाड़ी चलाता रहा। कोई मुझे जानता था और मेरे गंतव्य स्थल नेहरू प्लेस में स्थित मेरे ऑफिस को जानता था, तो उसका हर घड़ी मेरे पीछे लगे रहना जरूरी नहीं था। वो मेरे आगे रहकर भी वहां तक मेरा पीछा कर सकता था। अकेले शख्स को वैसा एहसास होना कोई बड़ी बात नहीं थी। मेरे साथ पहले भी कई बार हो चुका था कि मैं बार में अकेला बैठा ड्रिंक कर रहा होता था या रेस्टोरेंट में अकेला बैठा खाना खा रहा होता था, तो मुझे लगता था कि किसी की निगाहें मेरे पर टिकी थी। सिर उठाता था तो पाता था कि वैसा कुछ नहीं था। उस घड़ी भी ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा था। पहले एक नीली सांत्रो की बाबत और फिर एक ग्रे इंडिका की बाबत मुझे एतबार आया कि वो मेरे पीछे थी, लेकिन 3-4 किलोमीटर आगे आने पर वो मुझे दूर दूर तक कहीं दिखाई न दी। इसी सस्पेंस में मैं अपने ऑफिस पहुंचा कि मेरे पीछे सच में कोई लगा था या वो मेरा वहम था। रजनी रिसेप्शन पर बैठी एक फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहा थी। मुझे आया देखकर मुझे गुड मॉर्निंग विश करने का एहसान उसने मेरे पर किया। क्या कर रही है? मैंने पूछा। चरखा काट रही हूँ, जवाब मिला। फिर शुरू हो गई सवेरे सवेरे। बैठी मैगजीन पढ़ रही है और कहती है, जब आपको मालूम है तो पूछा क्यों? गलती हुई मेरे से, माफ कर दे। दरअसल मैं सोच रही थी अब खतरा नहीं तुझे गंजी होने का। उस लेवल की बात नहीं सोच रही थी। ये मैगजीन का आजादी से पहले की फिल्मों पर स्पेशल इशू है। मैं सोच रही थी कि पुरानी तस्वीरें हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट क्यों होती हैं? क्या पहले कैमरे में डालने को रंगीन फिल्म नहीं होती थी? होती थी। पहले से बहुत पहले भी होती थी, और जिन तस्वीरों को तू ब्लैक एंड व्हाइट समझ रही है, असल में वो रंगीन ही है। असल में तब दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट थी, यानी कि तब उसमें दो ही रंग थे, ब्लैक और व्हाइट। अच्छा हाँ, कलर तो पिछली सदी के चौथे दशक में आया था, जबकि मधुबाला पैदा हुई थी। तब एकाएक दुनिया रंगीन हो गई थी। आई सी। फिर तू पैदा हुई तो दुनिया टेक्निकलर सिनेमास्कोप हो गई और उसको स्टीरियोफोनिक साउंड का तड़का लग गया। कमाल है। किसका माल है? अब बस कीजिए, एक दिन का स्मार्ट टॉक का कोटा पूरा हो गया है। ठीक है, तू कहती है तो अब बोल, क्या खबर है? कोई गेस्ट, कोई वेस्ट, कोई फोन, कोई वोन। सीनियर बहन जी का फोन आया था। 2 बजे से पहले अपने फ्लैट में हाजिरी का हुक्म जारी किया है। सीनियर बहन जी, 2 साल हो गए लसूड़ी को, इतने में सीनियर नहीं हो जाती? नताशा खनाल? और कौन? ठीक है, मैं अपने कक्ष में पहुंचा। मुकुंद लाल की रिपोर्ट के मुताबिक वो डॉक्टर शिखर उपाध्याय की पेरिस में हुई मेडिकल कॉन्फ्रेंस से वापसी का दिन था। मैंने उसके क्लिनिक पर फोन लगाया। डॉक्टर उपाध्याय क्लिनिक। आवाज आई, मे आई हेल्प यू? यस प्लीज, मैं डॉक्टर उपाध्याय से बात करना चाहता हूँ। अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो मैं दे सकती हूँ। नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं चाहता, मैं किसी और सिलसिले में मिलना चाहता हूँ। वो बाहर गए हुए थे, आज लौटने वाले थे, लौट आए हैं तो बात कराइए। सारी, अभी बात नहीं हो सकती। वजह? जब लौट आए हैं तो सर्जरी में हैं, शाम तक फारिग होंगे। ओह, थैंक यू, I will call again. Welcome.
मैंने संबंध विच्छेद किया। आखिर औरत थी, लंबे लपेटे के बिना कोई बात कैसे कर सकती थी। मैंने नताशा के फ्लैट का नंबर डायल किया। बिजी 2 बार और मैंने कोशिश की, लेकिन हर बार बिजी टोन ही सुनाई दी। पता नहीं फोन पर थी या फोन खराब था। बहरहाल निजामुद्दीन जाना जरूरी था। मैं उठकर रिसेप्शन पहुंचा। रजनी ने मैगजीन पर से सिर उठाया। मेरे ऑफिस में जा। मैं बोला, क्या करने? उसकी भवें उठीं, आपकी गोद में बैठने। अरे खर दिमाग, जब मैं यहाँ हूँ तो तू कैसे ऑफिस में जाकर मेरी गोद में बैठ सकती है? आप पीछे नहीं आने वाले? नहीं, मैं तो जा रहा हूँ। तो मैं ऑफिस में जाके क्या करूँ? खिड़की खोल और नीचे छलांग लगा दे ताकि झंझट खत्म हो। तड़प रहे हैं मेरे से पीछा छुड़ाने के लिए, नई सेक्रेटरी रखने के लिए, जो कि बकवास बंद कर। यस सर। मुझे शक है कि कोई मेरे पीछे लगा है। अगर मेरा शक सही है तो वो फिर मेरे पीछे लग सकता है। किसी का ऐसा कोई एक्शन यहाँ 4थी मंजिल से तुझे साफ दिखाई देगा। फिर मेरे मोबाइल पर फोन करके मुझे बताना कि कैसी गाड़ी मेरे पीछे लगी थी। ठीक है, वो संजीदगी से बोली। जा। लिफ्ट द्वारा मैं नीचे पहुंचा और इमारत से बाहर निकलकर पार्किंग में वहां पहुंचा जहां मेरी जेन खड़ी थी। मैं उसमें सवार हुआ और उसे पार्किंग से निकालकर मेन रोड पर लाया। उस दौरान मैंने एक बार भी घूमकर पीछे देखने की कोशिश न की। मैंने मोबाइल को हैंड फ्री किट पर लगा लिया और मंथर गति से कार को आगे बढ़ाया। 2 मिनट बाद मुझे रजनी की आवाज सुनाई दी। आपके पीछे एक साथ 4 कारें पार्किंग में से निकली थी। मैं चारों की तरफ तवज्जो नहीं दे सकी थी, लेकिन 2 के बारे में निश्चित तौर पर कह सकती हूँ कि एक सफेद मारुति 800 थी और दूसरी एक नीली सांत्रो थी। नंबर? इतनी ऊंचाई से नंबर कैसे दिखाई देता? अगर दूरबीन? ठीक है, शुक्रिया। मैंने संबंध विच्छेद किया और फिर अपनी मंजिल की तरफ तवज्जो दी। रहकर मेरी निगाह रियर व्यू मिरर पर पड़ती थी, लेकिन निजामुद्दीन पहुंचने तक सारे रास्ते न तो मुझे अपने पीछे लगी कोई सफेद मारुति 800 दिखाई दी और न कोई नीली सांत्रो दिखाई दी। वो दोनों ही कारें दिल्ली में बहुत कॉमन थी। कई बार मुझे पीछे दिखाई दी, लेकिन की मेरे पीछे लगी न रही। किसी ने सिग्नल आने पर रास्ता बदल दिया तो कोई फर्राटे भरती मेरे से आगे निकल गई। कहने का मतलब ये है कि सारे रास्ते मेरे पीछे लगी वैसी कोई कार एन मेरी मंजिल तक मुझे न दिखाई देती रही। जरूर वो मेरा वहम था कि कोई मेरे पीछे लगा था। पूरी तरह से आश्वस्त मैं फिर भी न हो सका। आखिरकार मैं अपनी मंजिल पर पहुंचा। वहां दिल्ली गणेश मौजूद था। तत्काल मेरा बीपी हाई होने लगा, लेकिन इससे पहले कि मैं भड़कता, नताशा ने उसको कोई गुप्त इशारा किया जिसके फलस्वरूप वो बड़े अनिच्छापूर्ण भाव से उठकर खड़ा हो गया। उसने कुछ क्षण निगाहों से मेरी तरफ भाले बर्छियां बरसाए और फिर हनी को सी यू बोलकर एक नकली मुस्कान से उसका अभिवादन करके वो वहां से रुखसत हो गया। आजकल ये यहीं रहता है? मैं बोला। अरे नहीं मैन, ऐसा कैसा हो ना सकता। अब जब उजागर हो ही गया है कि तुम सीधी जुबान भी बाखूबी बोलती हो तो इस अलंकारिक जुबान का पीछा छोड़ो। वो हंसी। गणेश मेरा भक्त है, फिर बोली जैसे कोई भगवान का होता है। मेरे बहुत काम आता है। अच्छा आदमी है। आदमी है तुम कहती हो तो होगा, वरना मैं तो इसकी नस्ल पूछने लगा था। नस्ल? ब्रिटिश और जर्मन कुत्ते बड़े मशहूर हैं। पूछने लगा था कि ये कहाँ का था। ओह शट अप। रिवॉल्वर लौटा दी? नहीं। वजह? उसने मांगी ही नहीं।
उसने नई ले ली है। खुद ही दिखाने लगा। कैसे याद किया? बाबा से मिलने जाना है। मैं चाहती हूँ तुम भी साथ चलो। मैं क्यों? वो बहुत परेशान है। शायद तुम उसे तसल्ली दे सको, चीयर अप कर सको। एक आध दिन में उसकी जमानत हो जाने वाली है, फिर वो खुद ही चीयर अप हो जाएगा। तुम्हें मेरे साथ चलने से कोई एतराज है? जरा भी नहीं। उसकी परेशानी की वजह क्या है? वजह पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कत्ल ही है, जो भरी अदालत में हुआ। वो एक बड़ी वारदात है। अनिरुद्ध को अंदेशा है कि कहीं उसकी वजह से ही उसकी जमानत की अर्जी खारिज न हो जाए। वो तो तभी खारिज हो सकती है जबकि अग्रवाल के कत्ल में उसका भी हाथ पाया जाए। नहीं नहीं, उसका कत्ल में कोई हाथ नहीं न हो सकता है। तुम्हें ऐसी गारंटी क्यों कर है? अब फिर वही रट न लगाना कि क्योंकि वो तुम्हारा भाई है, वो तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। उसने जवाब न दिया। फिर दूसरा टॉपिक पकड़ लिया। कल मेरी कुछ चिट्ठियां तुम साथ भी ले गए थे। उसने मुझे घूरते हुए पूछा। नहीं तो, मैं मासूमियत से बोला। मुझे कुछ चिट्ठियां कम लगी थी। गिनी हुई थी? नहीं, गिनी तो नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी कम लगी थी। तुमने कल बहुत गलत काम किया। उस काम का अर्थ ही मुर्दा कलश चौथा क्रिया कल हो तो चुका। उन चिट्ठियों में जो बातें दर्ज थी वो सीक्रेट थी, वो किसी की जानकारी में नहीं आनी चाहिए थी। ऐसी जानकारी का बेजा इस्तेमाल हो सकता है, बल्कि होना शुरू हो भी गया है। अच्छा, ऐसे अनजान बनकर मत दिखाओ। कल तुम राजीव त्वागी से मिले थे। तुम्हारे जाते ही उसने मुझे फोन किया था। बाकी खुद समझो। क्या समझूं? चिट्ठियों के जरिए तुम जिस बात का एक हिस्सा ही जान पाए थे, वो त्यागी से तुमने मुकम्मल निकलवा ली। ऐसी नौबत क्यों आई? क्योंकि तुमने मेरी गैरहाजिरी में मेरे घर में घुस के मेरी पर्सनल चिट्ठियां पढ़ने की बेजा हरकत की। फिर वहीं पहुंच गई। जो चैप्टर कल क्लोज हो गया, जिसे खुद तुमने इतने फैसी तरीके से क्लोज किया कि मेरी तबीयत बाग बाग हो गई, उसे क्यों अब फिर खोलती हो? तुम्हें आगाह करने के लिए। तुमने उन बातों की बाबत मुंह फाड़ा, खास तौर से मेरी प्रेगनेंसी की बाबत। तो क्या? तो गोली गाड़ दूंगी। गोलियों की मैगजीन का प्रबंध कर लिया है तो मार सकती हो। मैंने वार्न किया है तुम्हें। मैं वार्न हो गया हूँ। अब ये नामुराद किस्सा खत्म करने से पहले एक बात मैं भी पूछूं? पूछो। तुम्हें कैसे गारंटी है कि तुम्हारी प्रेगनेंसी के लिए अग्रवाल जिम्मेदार था? है ना? राजीव त्यागी क्यों नहीं? नहीं, वो नहीं। क्यों नहीं? उन दिनों दोनों तुम्हारे करीबी थे। कोई कांटों के झाड़ में हाथ डाले तो क्या बाद में हाथ में आई खरोंचे देखकर बता सकता है कि सबसे गहरी खरोंच किस कांटे से आई थी? अरे, औरत को ऐसी बातों का पता होता है। कैसे पता होता है? उसके अंदर से घंटी बजती है। और भी तरीके होते हैं जिनसे तुम्हें गारंटी हुई कि तुम्हारी प्रेगनेंसी के लिए अग्रवाल ही जिम्मेदार था। हाँ, लेकिन यो जिम्मेदारी झेलने को तैयार न हुआ। हाँ, त्यागी को तैयार कर लिया होता। क्या? अगर तुम कहती कि तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप वो था तो मैं इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती थी, तो सब बोल देती। मेरे ख्याल से तो तुम्हारा हाथ थामना उसे तब भी नाकबूल न होता। जरूरत क्या थी? इट वॉज नॉट ए बिग थिंग। त्यागी से बेइज्जत होने का रिस्क लेने की मुझे क्या जरूरत थी? जिस प्रॉब्लम का आसान हल उपलब्ध था, उसके लिए मैं मुश्किल रास्ता क्यों पकड़ती? आसान हल यानी कि अबार्शन, गर्भपात।
हाँ हूँ। घर आए मेहमान की कोई खातिर करने का रिवाज नहीं है यहाँ। क्या खातिर चाहते हो? वही जो कल नहीं हो सकी थी, अधूरी रह गई थी। चुप, घर में मेड है। हो, मैंने खातिर उससे थोड़े ही करवानी है। अरे, हर काम का कोई वक्त होता है। जब वक्त होगा तो खातिर होगी। हाँ, होगी। वादा? हाँ। तब भी यही धमकी तो सुनने को नहीं मिलेगी कि गोली मार दोगी। तब मैं कैसे गोली मार दूंगी? तब गन तो तुम्हारे पास होगी। गुड, आई लाइक दैट। अब मेरे भाई की बात करो। क्या बात करूं? तुम्हारे ख्याल से अग्रवाल का कत्ल उसकी जमानत की सुनवाई पर कोई असर डालेगा? उम्मीद नहीं। तुम्हारे भाई का अग्रवाल के कत्ल से कोई दूर दराज का रिश्ता स्थापित हो पाना भी मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। गुड, ये बात तुम जोर देकर अनिरुद्ध को समझाना। ठीक है, आओ चलें। मैं उसके साथ हो लिया।